और दूसरी तरफ अभी भी थियो और एक्जियन के बीच में एक काफी ज्यादा खौफनाक लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर थियो एक सीक्रेट टेक्निक जस्टिस फुट्स वर्क का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसकी 2 आफ्टर इमेजेस बन गई थी और वो एक्जियन से उससे लड़ रहा था। थियो लगातार एक्जियन के ऊपर अपने काफी ज्यादा खतरनाक से हमले किए जा रहा था कि हर एक हमले में वो यहाँ पर मारा जा सकता था, पर एक्जियन बड़े आराम से उसकी जितनी भी अटैक्स होते उन सभी को ब्लॉक किया जा रहा था। पर धीरे धीरे कर उसे भी इस चीज के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आने लगी थी, पर वो इस चीज को महसूस करते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो इसकी ग्रोथ है वो सच में काफी ज्यादा रिमार्केबल है। पर फिर भी वो आगे कहता है, पर इस सब के बाद भी तुम इतने ज्यादा फास्टर भी नहीं हो जितने तुम सोचते हो। और हमें एक्जियन की आंखों में दिखता है कि वो बड़े आराम से थियो को अपने सामने हमला करता हुआ देख पा रहा था और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए कहता है कि जो तुम्हारी ये मूवमेंट्स है मैं बड़े आराम से उन्हें यहाँ पर रीड कर सकता हूँ। और ये कहकर वो अपनी तलवार को सीधे उसकी तरफ फेंक देता है, जिसको देखकर थियो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। इस तलवार को देखकर फिर से उसे वो ट्रॉमा याद आ जाता है, जहाँ पर उसके आखिरी मूवमेंट पर उसके साथ जो हुआ था। वो कहता है कि इस तरीके के स्वॉर्ड फेंकने की ये टेक्निक और उसे अपने पास लाइफ का वो सीन याद आता है, जहाँ पर एक तलवार सीधे उसकी तरफ उड़कर आ रही थी और उस तलवार ने थियो की जान ले ली थी। सिर्फ ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और बाकी सभी लोग भी ये देखकर बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। और थियो याद करता है कि किस तरीके से वो तलवार उसके शरीर के आर पार हो गई थी और एक्जियन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम एक सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करते हो और वो भी इस तरीके के प्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स के साथ, इसकी वजह से तो तुम बस अपने अपोनेंट को अपने नेक्स्ट लोकेशन को यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हो। और जिस तरीके से उसकी तलवार के ऊपर से खून बह रहा था, ऐसा लगता है जैसे कि पिछली बार की तरह वो तलवार फिर से उसके शरीर के आर पार हो गई होगी। तो ये देखना काफी ज्यादा हैरानी वाली बात थी, क्योंकि थियो ने बड़े आराम से उस तलवार को अपने हाथ से ही इस तरीके से पकड़ा हुआ था। और वो हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब वो तुम थे। और उसे फिर से वही मूवमेंट याद आता है जहाँ पर एक आदमी ने उसकी तरफ तलवार फेंक कर उसे यहाँ पर जान से मार डाला था। और वो उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो। थियो की कंडीशन बिल्कुल मरे की हो गई थी और वो आदमी जिसने उसको तलवार को फेंका था वो धीरे से अपने मास्क को हटाता है और पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक्जियन था, जो कि उससे कहता है कि इसे जल्दी खत्म करो। और अब ये सब जानने के बाद थियो के अंदर से जो गुस्सा निकल रहा था उसके चेहरे पर वही काफी ज्यादा डरावनी सी हंसी और उसकी चमकती हुई आंखों के अंदर बदल गया था। और वो उसे गाली देते हुए कहता है, तो वो कमीने वो तुम थे। और फिर से हम उस दिन के अंदर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर थियो मारा गया था। वो कहता है कि उस दिन जब मैं मरा था ये मेरी किस्मत थी कि मैं ऐसे ही मारा जाऊँ, इस चीज के बारे में न जानते हुए कि आखिर वो कौन था जिसने मेरे रोज पैलेस को इस तरीके से तबाह किया था। और ये सब केवल इस वजह से था क्योंकि मेरे पास कोई भी पावर नहीं थी। पर किस्मत की बात तो ये थी कि रैंडॉन ने मेरे सामने अपने मास्क को हटा लिया था, जिसकी वजह से मुझे ये पता चल गया था। और इस इन्वेस्टिगेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से मुझे ये पता चल सका कि रैंडॉन और कैमेलिया पैलेस दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा गहरे कनेक्शन बनाए हुए हैं। इसी वजह से ये काफी ज्यादा लॉजिकल सा कंक्लूजन है कि वो इंसान जिसने मुझे मारा था वो और कोई नहीं ट्रेवियन क्लैन का था। और पूरे क्लैन के अंदर केवल एक ही ऐसा इंसान था जो कि इस तरीके की तलवार के फेंकने के तरीके को इस्तेमाल करता है, जो कि काफी ज्यादा अनकॉमन टेक्निक है और उसका नाम एक्जियन रंगनार है। और ये सब इसी वजह से क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और वो एक ऐसा है जो कि कभी भी इस तरीके के मूव को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब वो अपने पैबन को यहाँ पर खो दे। और वो अभी भी उसकी तलवार को अपने हाथ में ही पकड़े हुए इस सब के बारे में सोचते हुए कहता है, इसलिए मैं इस चीज के लिए पहले 100% श्योर नहीं था, पर अब मुझे इस चीज के बारे में पूरी तरह से पक्का हो चुका है क्योंकि अब मैंने अपनी दोनों आंखों से इसको यहाँ पर विटनेस किया है। और ये सब सोचते हुए वो उसकी तलवार को इतना ज्यादा टाइट पकड़ता है कि उसके ऊपर क्रैक्स आ गए थे और उन क्रैक्स के साथ वो वहाँ पर चकनाचूर हो जाती है। जहाँ पर थियो आगे कहता है कि दोनों समय पहले भी और अभी भी, इसलिए वो उस तलवार को चकनाचूर करते हुए उससे कहता है, यानी एक्जियन से कहता है कि कमीने आखिर तुम मुझे मारने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों हो। एक्जियन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि इसने केवल अपने खाली हाथों से मेरी इस तलवार को इस तरीके से तोड़ दिया। पर थियो अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ की तरह बिल्कुल भी अब नहीं हूँ, इस बार मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। और ये कहते हुए वो गिरती हुई तलवार को ही पकड़ लेता है और अपनी तिरछी निगाहों के साथ एक्जियन के पीछे अपने साथियों की तरफ निशाना लगाता है। पर एक्जियन को ऐसा लगा था जैसे कि वो एक्जियन को मारने वाला है, पर वो सोचता है कि मेरे जितने भी साथी हैं। और ये कहकर जैसे ही वो निशाना लगाकर अपनी तलवार को फेंकता है वो सीधे तेजी से एक्जियन की तरफ बढ़ रही थी। पर एक्जियन जैसे इसको देखता है तो वो बड़े ही आराम से वहाँ साइड में होकर इससे यहाँ पर बच जाता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ निशाना लगा रहे हो, आखिर इस टूटी हुई चोंच का तुम क्या कर सकते हो। पर अचानक ही उसे काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा खतरनाक सा प्रेशर महसूस होना चालू होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। और उसे देखता है कि थियो के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके का इंटेंस प्रेशर निकल रहा था, एक ऐसा किलिंग इंटेंट जो कि एक्जियन को वहाँ पर खड़ा खड़ा मारने के लिए पूरी तरह से काफी था। वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, ये बिल्कुल भी कोई ऑर्डिनरी सा किलिंग इंटेंट नहीं है। इसलिए वो घबराते हुए तलवार को निकालते हुए कहता है, आखिर ये किस तरीके से रिडिकुलस सा माना लेवल है कि सच में ऐसा हो सकता है कि ये कमीना अपने फर्स्ट स्टेज के समय पर अपने
अपने स्किल्स को छुपा कर रखे हुए था और उसे बस यही समझ में नहीं आ रहा था कि थियो ने आखिर ऐसा क्यों किया था। पर उसके बस इतना सोचने का ही था कि थियो नीचे से लेकर अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घबरा कर जैसे नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर हमें दूर से दिखाते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। एक्जियन जैसे तैसे कर अपनी तलवार के साथ उसको यहाँ पर ब्लॉक कर रहा था और सरकते हुए वो काफी ज्यादा पीछे चला गया था और थियो था कि लगातार उसके ऊपर हमले किए जा रहा था। जिसके बाद वो अपनी तलवार को लेकर सीधे उसके ऊपर पिंच करता है जिसकी वजह से एक्जियन के गाल पर यहाँ पे एक कट लग गया था। पर जैसे तैसे कर उसने उसकी तलवार को यहाँ पर मोड़ दिया था। जिसके बाद थियो एक्जियन को यहाँ पर टॉन्ट करते हुए कहता है तो आखिर तुम अपनी वो माइटी थी स्ट्रेंथ मुझे कब दिखाने के बारे में सोच रहे हो। अब ये सब सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए वो थियो को फिर से गालियां देना चालू कर देता है और फिर उसका हाथ अपनी तरफ पकड़कर एक्जियन उसको अपनी तरफ खींचता है और अपनी तलवार सीधे उसके मुंह के सामने लेकर आ गया था। ये देखकर थियो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था कि आखिर अचानक यहाँ पे ये हो क्या रहा है क्योंकि ये तलवार सीधे उसके सिर के आर पार जा सकती थी। पर जल्दी से वो भी अपने सिर को झुकाकर इस अटैक से यहाँ पर बच जाता है जिसकी वजह से केवल उसको एक छोटा सा कट लगा था। जिसके बाद वो एक्जियन से अपने आप को छुड़ाता है और तेजी से पीछे की तरफ जंप करते हुए इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर आकर खड़े हो गए थे। जिसके बाद वो फिर से अपने आप को संभालते हैं और थियो फिर से उसे लड़ने के लिए जैसे पोज लेता है वो आसमान में जंप कर देता है। ये देख कर एक्जियन फिर से कंफ्यूज हो गया था। जिसके बाद थियो अचानक लाइटिंग स्पीड का इस्तेमाल कर उसके सामने आ गया था। ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और थियो अपनी तलवार की एक स्ट्राइक से ही उसकी दूसरी तलवार को भी उसे यहाँ पर छुड़वा लेता है और वो सीधे गोल गोल घूमते हुए पीछे की तरफ जाती है और रखा जाती है। जिसके बाद अब थियो एक्जियन के ऊपर अपना आखिरी हमला कर उसे यहाँ पर खत्म करने वाला था। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए कहता है क्या तुम इस तरह की किसी फीलिंग को जानते हो कि आखिर मरने के बाद कैसा लगता है, तुम्हारे पेट के अंदर छेद हो जाने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है। और उसकी इस तरीके से डरावनी थी आंखों के साथ उसके इस तरीके के शब्द एक्जियन को काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा डरा रहे थे। और जैसे ही वो अपनी तलवार को एक्जियन के शरीर पर देता है ये देख एक्जियन भी काफी ज्यादा हैरान था कि उसकी तलवार सीधे उसके पेट के ऊपर रखा चुकी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हल्कस और रिमिंग का सीन दिखाते हैं। रिमिंग नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी डेमोनिक बीस्ट का कोई भी निशान नहीं है बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई खींचकर उन्हें ले गया हो और केवल एक्जियन एक ऐसा है जो कि इस तरीके कोई बोल्ड काम करने की हिम्मत कर सकता है। पर हल्कस ये सुनकर बोर होते हुए कहता है पर एक्जियन आखिर ऐसा क्यों करेगा, वो पहले से तो फर्स्ट प्लेस पर है, क्या उसे और भी ज्यादा बेल्स चाहिए। रिमिंग कहता है पर मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल यंग मास्टर को यहाँ पर बाहर निकालने के लिए है, इसी वजह से एक्जियन ने उसके कॉमरेड्स को यहाँ पर हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल किया होगा। वो जरूर सेकंड स्टेज के अंदर यंग मास्टर थियो को यहाँ पर खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। हल्कस चिल्लाते हुए कहता है कि क्या उन लोगों को यहाँ पर एक दूसरे से बराबरी से लड़ाई करनी चाहिए, आखिर वो कुछ ऐसा कैसे कर सकता है। और इसी वजह से वो एक्जियन को यहाँ पर गाली दे रहा था। पर जो उसकी बहन थी ये देख कर वो उससे कहती है तो क्या हुआ, ये यहाँ पर रंगनार की अवेकनिंग सेरेमनी चल रही है और ऐसी किसी जगह पर इस तरीके की सिचुएशंस काफी ज्यादा कॉमन होती है। रिमिंग चुपचाप से पहले तो ये सब सुन रहा था पर फिर वो कहता है कि इसी वजह से रंगनार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि भले ही वो लोग इस चीज के ऊपर यकीन करते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर है वो यहाँ पर रूल करेगा पर फिर भी वो लोग लाइन को क्रॉस जरूर करते हैं। ये सुनकर एरिका की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा उतर चुका था जो कि उससे कहती है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक सी चीजें बोल रहे हो, क्या तुम सच में सीरियस हो। वो कहता है कि मैं तो बस अपने यहाँ पर दोस्त को बचाना चाहता हूँ और अगर यंग मास्टर थियो भी यहाँ पर होते तो शायद वो भी ऐसे ही कुछ करते, इसलिए अगर तुम यहाँ पर मेरा साथ दोगे तो ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी ग्रेट हेल्प हो जाएगी। हल्कस इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करने जरूर जाएंगे, क्यों मैंने सही कहा ना सिस्टर। पर वो इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी, इसलिए वो कहती है कि मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और जाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर केवल इसी वजह से आई थी क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैं यहाँ पर थियो से मिल सकती हूँ, पर थियो यहाँ पर आसपास भी कहीं नहीं है और मैं किसी भी ऐसे इंसान को नहीं बचाना चाहती जो कि काफी ज्यादा कमजोर हो, तो आखिर उसे बचाने का कोई मतलब भी कैसा निकलता है। हल्कस ये देख कर उससे कहता है कि सच में तुम एक इंसानी कचरा हो। ये सुनकर वो मुंह फुलाते हुए कहती है कि आखिर अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा। रिमिंग उससे कहता है कि एरिका मैं जानता हूँ कि आखिर तुम यंग मास्टर थियो से क्यों मिलना चाहती हो। ये सुनकर वो चुपचाप से खड़ी हुई थी और उसकी बातें सुन रही थी, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूँ अगर तुम मेरी मदद करती हो तो तुम्हारे गोल को कंप्लीट करने में मैं भी तुम्हारा यहाँ पर हेल्प करूंगा। और ये सुनने के बाद वो तीनों ही काफी ज्यादा तेजी से एक्जियन की तरफ बढ़ना चालू हो जाते हैं जहाँ पर एक्जियन और थियो की लड़ाई चल रही थी। और रिमिंग उन लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि सभी लोग प्लीज थोड़ा सा और होल्ड बैक करना, हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पर अचानक एक तलवार उन लोगों का यहाँ पर रास्ता रोक लेती है और वो कहती है कि यहीं पर तुरंत ही रुक जाओ, तुम लोग अब इस पॉइंट से बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते। ये देखकर रिमिंग और वो दोनों भी यहाँ पर रुक चुके थे और वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि ये सभी के सभी स्केल ड्रैगन सोसाइटी के लोग थे जो कि रास्ता रोक कर उन लोगों के सामने खड़े हो गए थे। रिमिंग भी ये देखकर उससे कहता है कि आखिर ये सब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। और रिमिंग से कहता है कि क्यों काफी लंबा समय हो गया ना, पर तुमने हम लोगों को धोखा देकर अब तुम उस इनविजिबल के साथ घूमते हो और अब यहाँ पर तुम
तुमने इन स्पूकी से बियर्स के साथ भी एसोसिएट कर उनके साथ आगे बढ़ रहे हो। ये सुनकर हल्कन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, आखिर तुम होते कौन हो मुझे यहाँ पर भालू कहने वाले, तुम मीट हेड मोरोरिक बियर। तो ये सुनकर वो कहता है, इतना तो मैंने भी कुछ नहीं कहा था। रीमिंग कहता है कि ओरेन साइड में हो जाओ, मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना चाहता। तो ये सुनकर वो कहता है, पर मैं इस चीज के लिए रिफ्यूज करता हूँ। और अब उन दोनों की आंखें इस तरीके से टकरा जाने के बाद रीमिंग उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटना चाहते तो लगता है मेरे पास यहाँ पर कोई और चॉइस नहीं है। और वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, मुझे तुम्हें यहाँ पर हराना ही होगा। और ये कहकर वो तीनों ही अपनी तलवारें निकाल कर उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें सिविल का सीन दिखाते हैं, जो कि उस टूटी हुई तलवार को अपने पैरों के बीच में फंसाकर उन रस्सियों को यहाँ पर काटे जा रहा था। और इस चीज से हमें पता चलता है कि थियो ने जानबूझकर उस टूटी हुई तलवार को सिविल की तरफ फेंका था, जिससे वो इस तरीके से अपने आप को आजाद करा सके। और हमें दिखता है कि जब थियो ने उस तलवार को फेंका था, एक्सियन बड़े ही आराम से उसको यहाँ पर डॉज कर चुका था और उसने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि आखिर वो तलवार कहाँ पर जा रही है। और वो आकर सीधे सिबित के सामने लग गई थी और वो सीधे आकर सिबित के सामने धस गई थी। ये देखकर वो थोड़ा सा डर गया था और वो कहता है कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो कि मेरे यंग मास्टर थियो ने मुझे दी है, इसलिए मुझे खुद को यहाँ पर काट कर अपने आप को फ्री करना होगा। और वो धीरे धीरे रस्सियों को काट कर अपने आप को आजाद किए जा रहा था और उसके सामने 3 लोगों की परछाई दिखाई जा रही थी, जहाँ पर थियो और एक्सियन के बीच में कोई ऐसा लग रहा था कि कोई तीसरा वहाँ पर आ गया हो। और पता चलता है कि किसी ने उसकी तलवार को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया था और हमें दिखता है कि इस प्रोटेक्टर ने यहाँ पर एक्सियन को बीच में आकर बड़े ही आराम से उसे बचा लिया था। ये देखकर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार अब वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। वो लड़का एक्सियन से कहता है कि प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए और मैं खुशी खुशी इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ इस अवेकनिंग सेरेमनी के बाद। और हमें पता चलता है कि ये एक एग्जाम प्रोटेक्टर है और इसका नाम लियम है। जिसके बाद वो थियो की तलवार को पीछे की तरफ धकेल कर उसे भी पीछे की तरफ धक्का देता है और वो अपने सभी साथियों से कहता है कि एक्सियन की यहाँ पर रक्षा करो। और भी कई सारे लोग आ जाते हैं जिन लोगों ने एक्सियन को यहाँ पर घेर लिया था। जिसके बाद लियम आगे बढ़ता है और अपनी तलवार टकराते हुए थियो के साथ एक काउ से फिर से इंटेंस लड़ाई को चालू कर देता है। और ये देखते हुए एक दूसरा प्रोटेक्टर थियो से कहता है कि आपने यहाँ पे एक काउ के साथ अच्छी लड़ाई लड़ी, अब सारी चीजें आप हम लोगों को यहाँ पर क्लियर करने के लिए छोड़ दीजिए और मैं आपकी तलवार भी आपके लिए लेकर आ गया हूँ। और जैसे वो तलवार एक्सियन को देखता है और जैसे वो तलवार एक्सियन को देता है, एक्सियन उसको लेते हुए काउ ज्यादा गुस्से में सामने की तरफ देखते हुए सोच रहा था और लियो अपनी तलवार को घुमाते हुए थियो के साथ लड़ रहा था, जहाँ पर थियो उसके हर एक अटैक को बाल बाल डॉज कर रहा था, जिसकी वजह से उसे भी यहाँ पर काउ ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो उसे काउ ज्यादा हाई लेवल का सोर्समैन था जो कि यहाँ पर उसे मारने के लिए ही हायर किया गया है। जैसे ही वो अपनी तलवार को घुमाता है, थियो फिर से नीचे की तरफ झुककर उससे बच जाता है, जिसके बाद वो भी देखने में काउ ज्यादा खौफनाक सा लग रहा था, जो कि अपनी तलवार को घुमाते हुए लियम के ऊपर हमला करता है। पर लियम तुरंत ही अपनी तलवार को घुमाते हुए उस अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और यहाँ पर लियम भी काउ ज्यादा डरावना लग रहा था, जो कि थियो के ऊपर लगातार हमले कर उसे पीछे की तरफ धकेले जा रहा था और वो लगातार बस अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। लियम कहता है कि मुझे इसको काउ ज्यादा क्रेडिट देने चाहिए क्योंकि ये केवल एक्सियन के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि मैं इस चीज की शर्त लगाता हूँ कि जो नए रैंक के हाई रैंकिंग सोर्समैन हैं, ये काफी आसानी से उन सभी को भी हरा सकता है। और ये कहकर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि पर ये मेरा सामने बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो थियो को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है कि आसपास यहाँ पर कोई और दूसरा प्रोटेक्टर नहीं है और यही मेरे पास एक लौता चांस है और सच में ये तो बर्बादी है कि मुझे इस तरीके से प्रोडिगर को यहाँ पर मारना होगा, पर ये सभी केवल मेरी क्लैन के लिए ही है। और ये कहकर वो अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए थियो के ऊपर एक आखिरी हमला कर उसे यहाँ पर मारने वाला था और वो थियो से कहता है कि अलविदा। थियो ये देख कर काफी ज्यादा डरा हुआ था और काफी ज्यादा सावधान था, पर वो ये देख कर बहुत ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसकी नजरों के सामने केवल खून ही खून फैला हुआ था। और हमें पता चलता है कि लियम के शरीर के आर पार एक तलवार आ चुकी है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून की बारिश हो रही थी। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। लियम अपने मुंह से खून की उल्टियां कर रहा था, जिसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि यंग मास्टर एक्सियन, आखिर इस सब का मतलब क्या है। और एक्सियन की आंखें चमकती हुई केवल गुस्से को दिखा रही थी, जो कि उससे कहता है कि ये चीज पूरी तरह से क्लियर थी कि मेरे बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। और वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। अब एक्सियन के लियम के शरीर के आर पार अपनी तलवार की दशा देने की वजह से सभी लोग बहुत बुरी तरीके से सरप्राइज हो गए थे। जिसके बाद जैसे ही वो अपनी तलवार निकाल कर उसे नीचे की तरफ धकेलता है, वो बेचारे नीचे की तरफ जाकर गिर गया था। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और वो एक्सियन को चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर अभी अभी आपने ये क्या किया। और वो गुस्से में कहता है कि इस कमीने ने सामने आने की कोशिश करी है सोचकर कि मैं यहाँ पर हार जाऊंगा और ये यहाँ पर सक्सेसर के एक हायर को यहाँ पर एक टॉन्ट मार रहा है। थियो ये देखकर घबराते हुए कहता है लगता है कि एक्सियन अब पूरी तरह से पागल हो गया है, ये खुद के ही साथियों को मार रहा है। और एक्सियन कहता है कि ठीक है, अब मैं इस चीज को मानता हूँ कि थियो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और उसे एड की बात याद आती है कि जो वीक होते हैं वो पूरी तरह से बेकार होते हैं, पर इसके अलावा तुमने जन्म ही टैलेंट के साथ लिया है एक्सियन, और तुम्हें हर एक के ऊपर कदम रखकर सबसे ज्यादा टॉप पर पहुंचना होगा। इसलिए तुम्हें कैसे भी कर रंगनार के थ्रोन
थ्रोन के ऊपर बैठना है, जिसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों न करना पड़ जाए। और इस सब के बारे में सोचते हुए एक्जियोन पूरी तरह से पागल हो चुका था, जो कि थियो से कहता है पर तुम फिर भी मुझसे काफी ज्यादा कमजोर हो और इसी वजह से ये दुनिया इस तरीके से है। ये मेरी किस्मत है कि मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर थ्रोन को क्लेम करना है। तो इस चीज का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारे जैसे किसी इंसान से हार जाऊं, जो कि कभी भी इस तरीके का नहीं था। और वो अपनी तलवार को और ज्यादा टाइट पकड़ते हुए कहता है कि इसलिए अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उन सभी कमीनों को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। और ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को यहाँ पर रिलीज करते हुए फिर से थियो के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। पर ये देखते हुए थियो भी काफी ज्यादा सीरियस था और उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद थियो भी काफी ज्यादा सीरियस था। जिसके बाद एक्जियोन जैसे उसके ऊपर हमला करता है, थियो बड़े ही आराम से उसके अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि अचानक ही थियो उसकी नजरों से गायब हो गया था। जिसके बाद हमें दिखता है कि थियो अचानक ही आसमान में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से थियो काफी ज्यादा सरप्राइज था। जिसके बाद वो एक्जियोन के ऊपर हमला करता है और उसकी छाती को पूरी छल्ली छल्ली कर देता है। बाकी सभी प्रोटेक्टर्स लियम के पास आते हुए उसे पूछते हैं कि आप ठीक हैं। वो कहता है कि डैम इट, मुझे पता था कि वो काफी ज्यादा रेकलेस है, पर वो इतने ज्यादा आगे जा सकता है। लियम उससे कहता है कि रुको, आखिर यहाँ पर क्या हुआ? पर तुम मेरी चिंता मत करो, जाकर यंग मास्टर एक्जियोन की यहाँ पर मदद करो और जाकर थियो को जान से मार डालो। तो वो कहता है कि वो काफी ज्यादा स्टबर्न है और वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हम लोग इस चीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। पर लियम चिल्लाते हुए कहता है कि जाकर थियो को मार डालो, अगर एक्जियोन यहाँ पर मारा गया तो हम सभी पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। और अभी भी एक्जियोन पूरी तरह खून खोन होकर थियो के ऊपर हमले किया जा रहा था, पर थियो बड़े ही आराम से उसके अटैक्स को ब्लॉक किया जा रहा था। और ये देखकर वो काफी ज्यादा क्रीपी से स्माइल देता है और कहता है कि मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। और उसे एड की वो बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि रंगनार एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी एक काफी ज्यादा बड़े फ्यूचर के अनप्रेडिक्टेबल चीज को यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। जहाँ पर एक मोमबत्ती जो कि एक काफी ज्यादा तेज हवा का सामना कर रही हो, उसका गुस्सा भी एक काफी ज्यादा बड़ी लैपटॉप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और उसकी बातें याद आते हुए एक्जियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसे वो पल याद आता है जहाँ पर उसने कहा था कि आखिर आप लोग उस जैसे कमीने के लिए इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर जरा सा भी टैलेंट नहीं है, वो तो बस किसी गोंच की तरह है। जिसके बाद वो उसे एक लेटर भेजता है और कहता है कि मैं तो बस उसके साथ थोड़ा सा खेलना चाहता हूँ और उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहता हूँ। और मैं पूरे से श्योर हूँ कि तुम खुद इस चीज के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते होगे। इसके बाद उसे अपने अंकल की वो बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि तुम भी इस चीज को जानते होगे कि तुम्हारे और थियो के बीच में ज्यादा बड़ा नहीं, पर फिर भी स्किल्स के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो इन्हीं सब बातों को याद करते हुए कहता है कि नहीं, और इस सब के बारे में सोचते हुए उसका रिच पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुका था। और वो कहता है कि मैं आसानी से इसके टुकड़े कर सकता हूँ। और वो सच में देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। और वो कहता है कि तुम्हारे जैसे कोई भी कचरे के टुकड़े करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक्जियोन कि ये मेरे अकेले की किस्मत है कि मैं नॉर्थ के ऊपर डोमिनेट करूँ और सक्सेसफुली रंगनार के थ्रोन को यहाँ पर अचीव करूँ। और ये कहकर उसने अपने अटैक से यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़े ड्रैगन को मैनिफेस्ट कर लिया था। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर थियो कहता है कि थ्रोन ये थ्रोन वो, सच में तुम्हारा ये बेकार सा एम्बिशन, इसकी वजह से मेरे लोग यहाँ पर मर रहे हैं। और अगर तुम अपने लालच को यहाँ पर नहीं छोड़ते तुम्हें जबरदस्ती इसे यहाँ पर खत्म करना होगा। और वो कहता है कि वो पावर जो कि मेरे शरीर के अंदर बह रही है, और ये कहकर वो अपने अंदर से माना को रिलीज करना चालू करता है। और उसकी वजह से वहाँ पर भी और वो अपने अंदर से भी अपनी माना को रिलीज करते हुए अपनी तलवार को घुमाता है, जिसकी वजह से थियो ने भी एक काफी ज्यादा बड़े से ड्रैगन को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर लिया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। जिसके बाद थियो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक्जियोन के ऊपर हमला करता है ट्रिपल ड्रैगन क्लॉ के साथ। और एक्जियोन भी ये पावर देखने के बाद काफी ज्यादा बुरी तरीके से डर गया था। और थियो कहता है कि मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है कि मैं तुम सभी को यहाँ पर खत्म कर सकूं। और हमें देखता है कि एक्जियोन का ड्रैगन बड़े ही आराम से यहाँ पर उसके दो टुकड़े हो चुके थे और वो यहाँ पर खत्म हो गया था। और उस ड्रैगन के साथ साथ सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे और सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। और यहाँ तक सभी लोग इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक्जियोन यहाँ पर चिल्ला रहा है और उसका ये अटैक काफी ज्यादा आसानी से यहाँ पर खत्म हो गया है। जिसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और एक्जियोन के शरीर के यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसका सिर अलग जा रहा था, उसके हाथ पर अलग जा रहे थे। और ये एनर्जी इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कि वो एक्जियोन के पीछे से जाते हुए काफी ज्यादा दूर तक एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। और ये वेव काफी ज्यादा जगह को पूरी तबाह कर देती है। और वहाँ पर पूरे में धुआं हो जाने की वजह से कुछ समय तक कोई देख नहीं पा रहा था। पर फिर लोग देखते हैं कि जो एक्जियोन का शरीर था वो खून खून होते हुए फिर से वहाँ पर अपने घुटनों के बल आ गया था। जिसके बाद वो अपना एक हाथ और अपने सिर को खोते हुए वहीं पर गिर गया था और उसकी तलवार भी यहाँ पर टूट चुकी थी और उसका सिर अभी भी आसमान में उड़ रहा था, जिसके अंदर अभी भी काफी ज्यादा घमंड था। और उसके जमीन पर गिर जाने के बाद वो गोल गोल घूमते हुए थियो की तरफ आ रहा था और थियो अपने पैर से उसके सिर को यहाँ पर रोक देता है। और थियो ने यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई लड़ने के बाद एक्जियोन को जान से मार डाला था और अब उसका सिर उसके पैरों में पड़ा हुआ था। और अब थियो का गुस्सा भी पहले से शांत हो गया था और वो केवल नीचे की तरफ देखते हुए एक्जियोन को ही देख रहा था। लियम ये देख कर काफी ज्यादा हैरान था और
वो कावता कपाते हुई आवाज में उसको तरफ देखते हुए कहता है, यंग मास्टर एक्जियन। और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसके आगे क्या बोल सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर मर चुका था और वो तलवार पे लगा हुआ खून सीधे एक्जियन के सिर के ऊपर ही गिर रहा था। सभी प्रोटेक्टर्स ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और लियम की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो अभी भी उस गिरे हुए शरीर को देख रहा था जो कि एक्जियन का था। वो कावसा गुस्से में चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से कहता है कि इस कमी ने थियो को जल्दी से जान से मार डालो। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी थियो की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। पर हमें थियो का जो चेहरा दिखाते हैं वो कावसा सीरियस था, पर वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि डैम इट, मैं काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ। जिसके बाद अब उन तीनों का सामना करते हुए कहता है कि तो एक गैम्बल था जो कि मैंने यहाँ पर खेला था, पर अभी भले ही मैं एक गुड कंडीशन के अंदर हूँ, पर फिर भी ये चीज मेरे लिए पूरी तरह इम्पॉसिबल है कि मैं 4 सीनियर्स का एक साथ यहाँ पर सामना कर सकूँ। ये तो मेरे करंट सिचुएशन से भी ज्यादा बदतर कंडीशन आ चुकी है और जो मेरा स्टेमिना है अब वो लिमिट तक पहुँचने वाला है और जो मेरा माना है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा अपने पिछले अटैक के अंदर इस्तेमाल कर लिया था। और ये सब सोचते हुए जैसे वो प्रोटेक्टर उसके कावसा तक करीब आ जाते हैं, वो कहता है कि ठीक है, अब कुछ भी होगा देखा जाएगा। और जैसे ही वो तीनों प्रोटेक्टर उसके कावसा तक करीब आ गए थे और उसके ऊपर हमला करते, उससे पहले हमें 3 लोगों के पैर दिखाए जाते हैं जो कि तेजी से आकर उन तीनों के अटैक्स को यहाँ पर रोक लेते हैं। और सिविल और थियो के बाकी सभी साथी जो कि उसके सबॉर्डिनेट्स थे वो भी उन प्रोटेक्टर्स के पीछे आकर उन लोगों को रोकने के लिए तैयार हो गए थे। ये देखने के बाद थियो भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये क्या है, और उसे पता चलता है कि हल्कस, रेमिंग और रीना तीनों आकर उन प्रोटेक्टर से उसे बचा रहे थे। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। रेमिंग कहता है कि ये चीज नेचुरल सी नहीं है कि अगर मेरा कोई दोस्त मुसीबत में हो तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुनने के बाद थियो सरप्राइज हो गया था और एरिका कहती है कि तुम सामने से देखने में सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान लगते हो। और हल्के से भी कहता है कि डैम इट थियो, ये मेरा पहली बार है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी स्ट्रॉन्ग इंसान से सच में मिल रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले से काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। और सिविल भी चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है क्योंकि सभी लोग यहाँ पर यंग मास्टर थियो को असिस्ट कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल मुसीबत में इनको पीछे छोड़कर यहाँ से नहीं भाग सकते। और वो सभी के सभी प्रोटेक्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर रेमिंग उस प्रोटेक्टर से कहता है कि किसी भी सुपरवाइजर को इस तरीके से चीज के अंदर इंटरप्ट करना ये पूरी तरह फॉरबिडन है। क्या तुम्हें ये पता है कि डायरेक्टली कैंडिडेट सिलेक्शन के बीच में इन्वॉल्व करने का काम हो सकता है और ये सच में काफी ज्यादा सीरियस ऑफेंस है। ये सुनने के बाद वो आदमी बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था, जिसके बाद वो टेलीपैथी से लियम से कहता है कि आखिर अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि चीज अब और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। क्या हम इन सभी को भी यहाँ पर जान से मार डाले? प्लीज जल्दी से बताइए कि आखिर हमें क्या करना है। और वो अपनी छाती में अपने काफी ज्यादा बड़ा सा घाव लेकर खड़ा हो जाता है और वो अपनी कंडीशन देकर कहता है कि हम लोग पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, हमें रोज पैलेस के आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया और इसके अलावा हम लोग अभी तक थियो को भी नहीं मार पाए हैं। यहाँ तक एक्जियन भी यहाँ पर मारा जा चुका है और इसके अलावा हम लोग पहले ये सब करते हुए यहाँ पर पकड़ा गए हैं। अब यहाँ पर तो इस चीज का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता अगर हम लोग इस चीज को यहाँ पर मनाना चाहते हैं। और उसका साथी कहता है कि सर लियम यहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं है। लियम सोचता है कि बस अभी एक ही ढंग का रास्ता बचा है कि हम लोगों को यहाँ पर सबको मारना होगा। जैसे वो उन लोगों से ये बोलता है, सभी लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक एबनॉर्मल ब्रेकडाउन को कर देते हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स आए हुए हैं वो सभी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। और वो अपने पास से एक पोर्ट्रेट निकालते हुए कहता है कि यही एक सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है और इससे हम लोग इसे एक एक्सीडेंट दिखा सकते हैं और हमारे क्लैन के इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पे छुपा सकते हैं। और यही सब सोचते हुए 5 ग्रेड की जो मॉन्स्टर्स की बीन्स थे उन सभी को नीचे गिराने लगा था। वो कहता है कि ये काफी होगा इस एक्सीडेंट को यहाँ पे पूरी तरह से कवर करने के लिए। उसके सभी साथी ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे, पर वो कहते हैं कि ठीक है। और वो यहाँ पे ये सारी चीजें उनके केवल क्लैन के लिए कर रहे हैं। और जैसे लियम अपनी तलवार के साथ उन्हें यहाँ पे फोड़ता, उससे ही पहले हमें उसके पीछे कुछ लोग दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक लेकर अपनी तलवार को फिर से उसकी छाती के आर पार कर देता है। ये दर्द महसूस करते हुए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, पर तभी वो लड़का उससे कहता है कि लियम उससे कहता है कि फिर से नहीं। वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये दोनों ही व्हाइट ड्रैगन क्लैन के सुपीरियर्स थे और एक डैफोडिल और एक पीच ब्लॉसम की सुपीरियर थी। लियम उन्हें देखते ही कहता है कि आखिर वो इतने ज्यादा जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। और अब लियम यहाँ पर मारा जा चुका था। सभी लोग ये देख कर बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे। और वो लड़का जिसका नाम शेल्फर्ड है वो कहता है तो तुम तीनों अब वहाँ पर रुक सकते हो। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो हम लोगों के पीछे आओ, और अगर तुम लोग लियम के जैसे ही अपना हाल चाहते हो तो हमारे ऊपर आओ। हम देखते हैं कि कौन हमसे जीत पाएगा। वो तीनों ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे कि उनका बॉस यहाँ पर मारा जा चुका है। सभी लोगों ने उनको घेर लिया है और सुपीरियर भी यहाँ पर आ गए हैं। थियो भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिसके बाद वो यहाँ पर चक्कर खाकर गिरने लगा था और कहता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर तभी रे वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेती है, इसलिए वो उससे कहता
कहता है कि तुम समय पर आ गई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती है कि ये काला था, रेकलेस था, पर आखिर तुमने क्यों किया। तो वो आसपास देखता है कि सभी लोगों को वहाँ से लेकर जाया जा रहा था, पर तभी रेमिंग उसके पास आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि यह मास्टर थियो, ये काफी ज्यादा खतरनाक था। आखिर आपने उन लोगों को यहाँ पर पहले क्यों नहीं बुलाया। पर तभी एरिका भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये मत भूलना कि मैंने भी तुम्हारी मदद करी थी। और हल्कस भी कहता है कि मुझसे एक बार लड़े बिना यहाँ पर बिल्कुल भी मर मत जाना। और जो उसके बाकी सभी साथी होते हैं वो सभी उसके लिए आंसू बहाते हुए उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर थियो, ये सब आपने हमारे लिए किया। हम लोग अगर यहाँ पर मर भी जाते तो हमें कभी भी बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। और यही सब देखते हुए थियो मुस्कुरा रहा था, जिसके बाद वो कहता है कि यही तो वो चीज है। और रे उस चीज को सुन रही थी। वो कहता है कि ये वही स्ट्रेंथ है जो कि मैं चाहता था। और सभी लोग उसके आसपास उसे यहाँ पर कवर करे हुए थे। रे उसको देखकर कहती कि थियो, पर तभी वो उसे टोकते हुए कहता है कि हाँ, वो बेल्स मुझे दे देना, जिससे मैं फर्स्ट प्लेस पर आ जाऊंगा। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी थी। अब ये सारी न्यूज जैसे सभी ड्रैगन्स के पास जाती है, एड के चेहरे पर 12 बज चुके थे। वो कहता है कि अभी अभी तुमने ये क्या कहा। वहाँ पर चारों ड्रैगन्स बैठे हुए थे, जहाँ पर वो सोल्जर लोगों को बताता है कि एक्सियन वहाँ पर मारा जा चुका है। और ये सब जानने के बाद सभी लोगों के चेहरे पर एक काफी ज्यादा अलग ही सीरियसनेस थी और सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे थे। और एड की आंखों में केवल गुस्सा और गुस्सा ही था। वो बस अब थियो को यहाँ पर जान से मारना चाहता था। और तो पिछले पार्ट के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि थियो ने एक्सियन को जान से मार डाला था, जिसके बाद उसके जितने भी साथी थे उन सभी को यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था। और यहाँ पर थियो के जितने भी साथी थे वो सब पूरी तरह से बच चुके थे। और इस सब की वजह से क्योंकि थियो अब यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आने वाला है, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है और सेकंड स्टेज का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा था। सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया गया था और सभी लोगों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो रही थी। और वहाँ पर एक एल्डर आते हैं जो की उन लोगों से कहते हैं, तुम लोगों ने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया। अब मैं यहाँ पर सेकंड स्टेज की अवेकनिंग सेरेमनी की कंपटीशन को अनाउंस करने वाला हूँ। और ये 9th ड्रैगन जेनेथ ड्रैगन है और इनका नाम फेरियो रंगनार है। सभी लोग सेकंड स्टेज के बारे में जानने के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे, बल्कि सभी लोग जेनेथ ड्रैगन को यहाँ पर देख कर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। वो कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये काफी ज्यादा रेयरली लोगों के सामने आते हैं। जेनेथ ड्रैगन कहते हैं कि 45 लोगों ने यहाँ पर 87 लोगों में से पास किया है, इसलिए वो कहते हैं कि सर्वाइवर के नंबर्स इतने ज्यादा बुरे नहीं है। यानी ये कहना इस चीज के लिए पूरे से बुरा नहीं होगा कि ये अब तक की जनरेशन के सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। और सच में थियो का स्कोर तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही इंप्रेसिव है। और ये कहकर वो उसको घूर कर देखते हैं। थियो उनको देख कर थोड़ा सा कंफ्यूज था। जेनेथ ड्रैगन आगे कहते हैं कि मैं पूरे से श्योर हूँ कि तुम लोग इस चीज के लिए पूरे से अवेयर होगे कि जो लोग सेकंड स्टेज को यहाँ पर पास कर जाएंगे उन लोगों को वो सभी लो रैंक के सोर्ट्समैन अप्रेंटिस सोर्ट्समैन बन जाएंगे। तो क्या अब तुम लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार हो। तुम लोगों ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। अब तुम लोगों ने यहाँ पर एक्टिव्स को ज्वाइन करने का हक कमा लिया है और एक प्राउड सोर्ट्समैन बनने के लिए, वो भी एज अ प्राउड सोर्ट्समैन। यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है उन सभी लोगों ने इस चीज को कमाया है। अब मैं यहाँ पर सेकंड स्टेज के स्कोर्स को अनाउंस करना चालू कर रहा हूँ। और वो बताते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर थियो है 1121 पॉइंट्स के साथ। सभी लोग ये जानकर फिर से शॉक हो गए थे कि थियो फिर से, और इसके पॉइंट्स तो 1000 से भी ज्यादा है। आखिर इसने 1 मिनट के अंदर इतना सब कुछ कैसे कर लिया। पर तभी उसके कान में आवाज आती है कि तुम लोगों ने सुना नहीं था कि इसकी और एक्सियन की एक लड़ाई हुई थी जहाँ पर इसने एक्सियन को मार दिया। पर जेनेथ ड्रैगन आगे बताते हैं कि रेमिंग दूसरे नंबर पर है क्योंकि उसने 926 पॉइंट को कमाया है। और थर्ड प्लेस पर एरिका है जिसने 843 पॉइंट को कमाया है। जिसके बाद फोर्थ प्लेस पर रे है और फिफ्थ प्लेस पर हल्कस। और ऐसे ही वो एक एक कर सभी को अपना रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस कर बताते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। पर इस सब के अलावा अभी तक जो ये अवेकनिंग सेरेमनी है वो खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर अभी भी एक फाइनल स्टेज थर्ड स्टेज बाकी रह गया है। और वो लोग जिन लोगों ने थर्ड स्टेज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफिकेशन को ऑब्टेन किया है वो अपना हाथ उठा सकते हैं। वो लोग एक दूसरे से बात करना चालू करते हैं कि तुम इस चीज में सक्सेसफुल हो गए। तो दूसरा कहता है कि नहीं, मैं सही से डीवन वैली इकट्ठा नहीं कर पाया। और इस तरीके से उन लोगों में बातें चल रही थी। पर तभी रेमिंग अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और एरिका और हल्कस भी अपना हाथ उठाते हैं और रे भी अपना हाथ उठाती है। जिसके बाद आखिर में थियो भी अपना हाथ उठाता है और सभी लोग उसको देखकर थोड़े सरप्राइज हो रहे थे। जिसके बाद वो बताता है कि सेकंड स्टेज का एक हिडन पीस था जिसके अंदर एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स को और एलिमेंटल ब्रीदिंग शॉट टेक्निक्स को यहाँ पर कवर करना था। तो इन टेक्निक्स को डीवन बेल इकट्ठा करते हुए यहाँ पर उनको मास्टर करना था। और इसी वजह से इन्हें हिडन पीस कहा जाता है क्योंकि इनको इकट्ठा करना ही काफी ज्यादा मुश्किल ही नहीं था, बल्कि इनको समझना भी काफी ज्यादा कठिन है। और जिन लोगों ने इस चीज को मास्टर कर लिया है वो अपने मना के साथ एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा उन लोगों ने थर्ड स्टेज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए हक को भी यहाँ पर अर्न कर लिया है। थियो कहता है कि मैं अपनी पास लाइफ में सही तरीके से उस पैसेज को समझ ही नहीं पाया था, पर उसके पास इस बार सिस्टम था और हैचिंग सिनेरियो उसे यहाँ पर पूरी चीजें बता देता है और एक ही बार में वो सारी चीजों को यहाँ पर मेमोराइज कर लेता है। उसे उसके अंदर कई सारी मेमोरीज दिखती है जहाँ पर एक आदमी काफी ज्यादा बड़े ड्रैगन के साथ लड़ रहा था और उनके बीच में काफी ज्यादा इंटेंस लड़ाई हो रही थी।
थी। और थियो ये देखकर कहता है कि इसने इस चीज को पॉसिबल बना दिया है कि मैं केवल 1 सेकंड के अंदर ही इस चीज को पूरा समझ सकता हूँ। जेनेट ड्रैगन कहते हैं अगर सरल भाषा में कहा जाए तो केवल 4 लोग हैं जो कि यहाँ पर पास कर पाए हैं। और थियो कहता है कि मेरे पास लाइफ के अंदर रे और रीमिंग भी एलिमेंटल ब्रीथ को ऑब्टेन करने में फेल हो गए थे, पर ऐसा लगता है कि ये बटरफ्लाई इफेक्ट है जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। जिसके बाद जेनेट ड्रैगन कहते हैं कि ठीक है, अब एक एक कर आओ और मुझे दिखाओ कि आखिर तुम लोगों ने यहाँ पर क्या ऑब्टेन किया है। और वो यहाँ पर थियो के साथ शुरुआत करने का कहते हैं। थियो ये सुनकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है केवल एक्सियन के खत्म होने के साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो कि इस बार यहाँ पर बदल चुकी है, इसलिए अब यहाँ पर किसी चीज से मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। पर मैं श्योर हूँ कि पिछली बार से काफी ज्यादा अच्छा फ्यूचर मेरा होने वाला है। और थियो आगे बढ़ते हुए कहता है कि जो मैंने ऑब्टेन किया है उसके अंदर पानी की रिंग बनती है जिसके अंदर काफी ज्यादा बिजली चमक रही थी। और वो कहता है कि ये थिरुमान का थंडर है। और सबसे पहले वो यहाँ पर इन्फ्यूजन को कर दिखाता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे मेरे माना को थिरुमान एट्रीब्यूट के साथ यहाँ पर इन्फ्यूज करना होगा। जिसके बाद उसकी आंखें चमकती है और वो कहता है और उसके बाद मैनिफेस्ट। जैसे वो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचता है वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से बिजली चमकना चालू हो गई थी। सभी लोग ये देख कर हैरान होते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इसने केवल सक्सेसफुल इन्फ्यूज ही नहीं किया है बल्कि मैनिफेस्ट भी कर लिया है, जैसा कि हमें यंग मास्टर थियो से उम्मीद करनी चाहिए। और थियो भी बिजली चमकाते हुए कहता है कि ज्यादातर लोग यहीं पर आकर खत्म कर देते हैं, पर अब वो 3rd स्टेज के अंदर पहुंचकर अपनी बिजली को कंट्रोल करता है और उसकी एक बॉल बनाकर अपने हाथों के बीच में पकड़ लेता है। रे भी ये देख थोड़ी सरप्राइज हो रही थी और एरिका कहती है कि सच में मुझे तो अब ये काफी ज्यादा पसंद आने लगा है। और हल्कस भी कहता है कि ये काफी ज्यादा कूल है। जेनेट ड्रैगन ये देखकर कहते हैं कि सच में ये तो काफी सरप्राइजिंग है कि सोचा जाए कि तुम कंट्रोल तक पहुंच चुके हो, सच में तुम उतने ज्यादा अच्छे हो जितना कि मैंने सोचा था। पर अचानक उनकी आंखों के सामने जो होता है वो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज से हो गए थे, क्योंकि थियो यहाँ पर अब 4th स्टेज के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह जितनी बिजली होती है वो वहाँ पर फैलना चालू हो गई थी। और वो अपनी लाल लाल ड्रैगन वाली आंखों के साथ थंडर लाइट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है और जल्दी से अपनी तलवार को निकालकर अपनी बिजली को उसके ऊपर कवर कर लेता है। और उसके बाद एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाते हुए थंडर ड्रैगन को यहाँ पर मैनिफेस्ट करता है, जो कि 4th स्टेज पर आकर एक्सपेंशन बन जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो यहाँ पर एग्जामिनर के ऊपर अटैक कर रहा है और वो थंडर से बना हुआ ड्रैगन जेनेट ड्रैगन की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर वो कहते हैं कि सच में कितना ज्यादा फनी है, तुमने पहले एक्सपेंशन स्टेज को अचीव कर लिया है। और वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके एक छोटी सी स्ट्राइक लगाते हुए अपने वाटर करंट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हैं, वाटर जेट कटर, और काफी आसानी से उसे खत्म कर देते हैं और कहते हैं सच में यहाँ पर तुमने मुझे टेस्ट करने का हक पा लिया है। और ये देखकर थियो के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी और ये देखकर बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और सभी लोग मुंह खुले के खुले से रह गए थे। जिसके बाद जेनेट ड्रैगन जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि थियो तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एडिशनल रिवॉर्ड यानी 1000 पॉइंट्स और देता हूँ। थियो उनका शुक्रिया करता है और सोचता है कि जैसा कि मुझे जेनेट ड्रैगन से एक्सपेक्ट करना चाहिए था, वो एग्जामिनर और चैलेंज के बीच में जो हिस्सा होता है उनके लिए काफी ज्यादा प्यारे होते हैं। और अब वो फर्स्ट प्लेस पर 2121 पॉइंट के साथ सबसे आगे था। हल्कस ये देखकर शॉक हो गया था और कहता है कि 2000 से भी ज्यादा, सच में ये कैसा कमांडिंग लीडर है। और एक लड़का कहता है कि ये रिकॉर्ड तो यंग मास्टर थर्कल के रिकॉर्ड के राइवल में है। जेनेट ड्रैगन उन लोगों से कहते हैं तो अब तुम तीनों मुझे बताओगे कि आखिर तुम लोगों ने भी यहाँ पर क्या सीखा है। जिसके बाद रीमिंग अपना कमाल दिखाता है और उसे भी यहाँ पर 500 पॉइंट्स मिलते हैं। वो कंट्रोल तक पहुँच गया था। जिसके बाद रे भी अपना कमाल दिखाना चालू करती है, पर वो केवल मैनिफेस्ट तक ही रह गई थी। जिसके बाद एरिक आकर अपना कमाल दिखाती है और उसे भी केवल 300 पॉइंट्स मिले थे, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन तक ही रह गई थी। जेनेट ड्रैगन ये देखकर कहते हैं कि सच में ये जनरेशन तो काफी ज्यादा कमाल की है, क्योंकि सिंपली जो स्कोर्स होते हैं 1000 से भी अगर ज्यादा होते हैं तो वो एक टॉप रैंकर बनने के लिए तैयार होता है। पर यहाँ पर तो हमारे पास टॉप रैंकर के लेवल के 4 एग्जामिनीज हैं। जिसके बाद जेनेट ड्रैगन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। अब 3rd स्टेज के एग्जामिनीज को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने घर जा सकते हैं और अगले हफ्ते होने वाली नॉमिनेशन सेरेमनी के लिए अपने आप को तैयार रखना। और हल्कस भी उन लोगों में शामिल था जो कि अब यहाँ से जा रहा था। अब यहाँ पर केवल जेनेट ड्रैगन के पास वो चारों रह गए थे। जहाँ पर जेनेट ड्रैगन जैसे उन्हें कुछ बताना चालू करते हैं, उनके पीछे का जो पहाड़ था उसके ऊपर से काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक सी एनर्जी निकलना चालू हो जाती है। इसकी वजह से उन तीनों को एक काफी ज्यादा अजीब तरीके की घबराहट से महसूस होने चालू हो गई थी। और जेनेट ड्रैगन एक अलग तरीके के लुक के साथ उन लोगों से कहते हैं कि अब 3rd स्टेज की अवेकनिंग सेरेमनी को शुरू करने का समय हो चुका है। थियो को भी इस प्रेशर के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और वो कहता है कि रुको, आखिर ये क्या है, आखिर मुझे यहाँ पर लॉर्ड ब्रोक की एनर्जी महसूस क्यों हो रही है। जिसके बाद वो बताता है कि जो 3rd स्टेज है उसके अंदर उन्हें क्लैन हेड से जाकर मिलना है और यहाँ पर उस मीटिंग के बीच में कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि एक एग्जाम है जो कि क्लैन हेड यहाँ पर सीधे तुम लोगों से लेंगे। और ये मीटिंग यहाँ पर डिसाइड करेगी कि क्लैन हेड के माइनर के अंदर आखिर यहाँ पर कौन को नॉमिनेट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी 5 मेजर कैंडिडेट्स हैं वो सभी अभी तक क्लैन हेड के मेजर के अंदर सर्व कर रहे थे। और अगर उनको क्लैन हेड के माइनर के अंदर नॉमिनेट किया जाता है, इसका मतलब तो यही कि उन्हें एक्नॉलेज कर लिया गया है एज अ प्रॉमिसिंग सक्सेसर कैंडिडेट की तरह। थियो ये जानने के बाद कहता है तो अच्छा, यानी वहाँ पर जो हम लोगों का वेट कर रहे हैं वो और कोई नहीं
नहीं बल्कि क्लैन हेड है। आखिर मुझे वहाँ पर लॉर्ड ब्लॉक की एनर्जी महसूस क्यों हो रही है। पर तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि ऐसा तो नहीं कि जो क्यू ब्लॉक का हार्ट है वो उनके पास हो। अब जेनेट ड्रैगन उन लोगों से कहता है तो चलो ठीक है, अब उस ड्रैगन फियर को यहाँ पर तोड़ो और जल्दी से जाकर क्लैन हेड से जाकर मिलो। पर उन लोगों के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर को इतना भी ज्यादा आसान प्रेशर नहीं था कि वो इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ से निकल सके। एरिका को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहती है आखिर हम लोग इस तरीके के स्टेट के अंदर वहाँ पर कैसे पहुँच पाएंगे। हाजन कहता है कि मैं पहले ही ब्रूटल फोर्स के साथ इससे निकलने के लिए पूरी तरह गिव अप कर चुका हूँ। ये सुनकर वह हैरान होते हुए कहती है अगर ऐसा है तो आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करें। वो कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर माना कि वेवलेंथ बनानी होगी। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो रही थी और कहती क्या वेवलेंथ। तुम कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पे एक एंटी प्रेशर वेव बनानी होगी जो कि यहाँ पे प्रेशर के साथ इंटरफेयर कर इसको न्यूट्रलाइज कर दे। एरिका ये सुनकर कंफ्यूज थी पर थियो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते। वो कहता है पर हाँ ये कहने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल है। थियो कहता है कि उनका तरीका है उन लोगों को यहाँ से निकालने का जो लोग अपने मैजिक को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, उन लोगों को क्लैन हेड से मिलने का कोई भी हक नहीं है। तो वो थियो से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। पर एरिका के ऊपर से सारी बातें जा रही थी। वो कहती कि एंटी परहैप्स वेव इंटरफेरेंस, आखिर तुम लोग यहाँ पर किस तरीके की बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर उसकी ये बात सुनने के बाद रिमी मुस्कुराकर उसे सारी बातें समझाना चालू कर देता है। ये देखकर वो शॉक थी और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो उसकी बात समझते हुए कहती है इसका मतलब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मुझे बस एक ऐसी मैजिक पावर बनानी है जो कि इस प्रेशर के अपोजिट काम करे। तो वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम इतनी ज्यादा आसान भाषा के अंदर इस चीज को क्यों नहीं समझा सकते थे। पर एरिका तो उसके ऊपर चिल्लाई जा रही थी। ट्रे भी ये सुनकर कहती है तो अच्छा मुझे यहाँ पर ये करना है। पर दूसरी तरफ जो थियो था वो अपने ऊपर एक वेव बनाने में लगा हुआ था, एक ऐसा बैरियर जिससे वो यहाँ पर चीजें निकल सके। उसकी पावर को महसूस करने के बाद वो लोग भी यहाँ पर रुक जाते हैं और चीज को महसूस करते हुए थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं और वो थियो को देखकर कहते हैं क्या इतनी ज्यादा जल्दी। तो वो कहता है कि ये तो नेचुरल है ना नेक्स्ट क्लैन हेड के लिए। सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, यहाँ तक जेनेट ड्रैगन भी। जिसके बाद वो भागते हुए कहता है तो चलो ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहाँ से निकल रहा हूँ। वो लोग ये देखकर शॉक हो गए थे और वो उससे कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर रुक जाओ, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और जेनेट ड्रैगन उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को भी इस तरीके से यहाँ पर आराम नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे वहाँ पर पहुँचने से तुम्हारे पॉइंट्स भी डिसाइड होंगे। ये सुनने के बाद वो तीनों भी काफी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों भी जल्दी से वहाँ से गायब होकर आगे भागना चालू कर देते हैं। ये देखकर जेनेट ड्रैगन भी थोड़े सरप्राइज थे और वो कहते हैं अगर सोचा जाए तो मैं इस बूढ़ी उम्र के अंदर क्या एक डिसाइपल पाल सकता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कैमेलिया पैलेस का सीन दिखाया जाता है। जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि मेरी छोटी सी प्यारी सी लड़की, आखिर तुम कहाँ पर हो। किरसान जोर जोर से चिल्लाकर बूढ़े में घूम रही थी और दरवाजे खटखटाते हुए कहती है कि मेरे छोटे से लकी चाप, आखिर तुम कहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ। और उसको इस तरीके से भागता हुआ देखकर सर्वेंट्स कहती हैं कि ये तो डीमन क्राफ्ट्समैन है ना, ये फिर से यहाँ पर आ गई। ये जगह सच में पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है जब से यंग मास्टर थियो एक राइजिंग स्टार बन गए हैं। दूसरी तरफ सिसिलिया कुछ लोगों के साथ उन लोगों को समझाने में लगी हुई थी। पर तभी दरवाजा खुलता है और उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है मेरी प्यारी सिसिलिया तो तुम यहाँ पर हो। तो वो मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहती है कि प्लीज अपने आप को थोड़ा सा शांत रखा करो इस जगह पर। ये सुनकर वो कहती है कि क्या इस तरीके से पॉइंटलेस शो ऑफ मैनर्स को दिखाने का क्या मतलब है, मैं तो अब जल्दी ही वैसे भी काफी ज्यादा अमीर बनने वाली हूँ। सिसिलिया कहती है कि क्या, पर आप तो पहले से ही काफी ज्यादा अमीर है। पर किरसान उसके पास आकर कहती है कि बस मैं केवल काफी ज्यादा अमीर नहीं बनने वाली पर जल्दी ही मैं बन जाऊंगी। और उसे यहाँ पे एक टाइटल मिलने वाला था, द एल्फ ऑफ द कैपिटलिज्म रिइनकार्नेट। और वो खुश होते हुए कहती है कि जब से थियो एक राइजिंग स्टार बना है दुकान के अंदर ऑर्डर आना बंद ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरी वर्कशॉप के अंदर एक बाढ़ आ गई हो। मेरी वर्कशॉप अब आखिरकार एक पॉपुलैरिटी को रीच कर चुकी है। सिसिलिया उसको देखकर मुस्कुरा रही थी और वो सोचती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि थियो एक एक्सेप्शन हो। पर जिस तरीके से मैं उसे देखती हूँ कि वो एक्टिंग करता है मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता होती है। अगर उसे किसी भी तरीके की चोट लग गई और आखिर तब क्या होगा जब वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। मैं यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, बस यहाँ पर खड़े रहकर उसके वेट करने के अलावा। पर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि मैं फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दे सकती। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं कर सकती हूँ जैसे कि ये चीजें हैं। और यहाँ पर उसने थियो के लिए काफी ज्यादा अच्छा बढ़िया सा सूट बनवा कर रखा हुआ था। पर किरसन तो उसके कान पर चिल्लाती है और कहती है कि अब मेरे वेपन्स बनाने के दिन खत्म हो चुके हैं, अब तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा महंगे एक्सेसरीज बेचूंगी जिससे जो मेरा प्रॉफिट होगा वो पहले से 10 गुना बढ़ जाएगा। और उसकी बात है यहाँ पर उसकी लड़की सुन लेती है और वो उससे कहती है कि मम्मी। किशन का वो कहती है कि हाँ क्या हुआ। और वो यहाँ पर एवलिन के लिए प्रोस्थेटिक आर्म बनाने के बारे में बात करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें क्लैन हेड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो थियो की बात जानने के बाद ठहाके लगाकर हंसते हुए कहते हैं कि नेक्स्ट क्लैन हेड, उसने सच में ऐसा कहा। सच में मुझे थियो की बोल्डनेस काफी ज्यादा पसंद आई। और वो चिड़ी यहाँ पर चू 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 करते हुए और भी कई सारी चीजें बताती है। तो वो कहता है मुझे पता है कि अगर तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है, पर पेरेंट्स को भी बिल्कुल भी हक नहीं है उनके बच्चों के सपनों के रास्ते में खड़े होने का। और ये चीज को मेंशन नहीं करना चाहिए पर ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके
एम्बिशन को इस तरीके से रोका जा सके, क्योंकि हमारे दिनों पर हम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हुआ करते थे और ये जगह उसी का ही तो सबूत है। और हमें वहाँ पर कई सारी तलवारें दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर गड़ी हुई थी और ये सोर्स का ग्रेव यार्ड है। जिसके बाद वो कौवा कू 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 करता है तो वो हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इस चीज की चिंता मत करो। आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे रंगनार को और सही तरीके से चलाना चाहिए? मैं हर एक चीज का सामना कर सकता हूँ, जो भी इस चीज के सामने आएगा वो भी इस तरीके से, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अभी तक पूरे से लिखा गया हो। इसलिए अभी हमारे पास काफी समय है इस चीज को ऑब्जर्व करने का। ये सुनकर वो चिड़िया पूरे चुप हो जाती है और वो आगे कहता है कि यहाँ तक जो मेरा कमीना लड़का है क्या वो एक रिनकार्नेटर है? जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार मेरे लड़के तुम यहाँ पर आ ही गए। और उसके चेहरे पर एक थोड़ा सा सीरियसनेस सा दिख रहा था। थियो काउजा तेजी से वहाँ पर भाग कर आया था, जिसकी वजह से उसकी सांस लंबी लंबी चल रही थी और अभी भी उसके अंदर से निकलने वाला वही ड्रैगन प्रेशर था जो कि काउजा तेजी से निकल रहा था और थियो को अभी भी धकेले जा रहा था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर चढ़ने में 4 घंटे लग गए, जहाँ पर नॉर्मली चढ़ते हुए केवल 1 घंटा ही लगता है। सच में ये कितना ज्यादा भयानक सफोकेशन वाला प्रेशर है। केली थियो से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर ये सब क्या है? थियो कहता है कि ये जगह ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्रोकन सोर्ड्स है। मुझे एक बार बताया गया था कि ये सब उन लोगों की तलवार है जिनको आपने हराया है माय लॉर्ड। वो कहता है कि बिल्कुल इसी तरीके की क्लैन हेड की पोजीशन होती है। ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर तुम्हें अकेले खड़ा रहना पड़ता है सभी खतरों के लिए और चैलेंजेस के लिए। एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर तुम कभी भी किसी और के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। एक ऐसी पोजीशन जो कि केवल ताकतवर के रूल्स को ही ओबे करती है और तुम्हें यहाँ पर खड़े होकर केवल अपनी ताकत के साथ ही अपनी सारी की सारी बातें करनी होती हैं। और वो थियो की तरफ देख कर कहते हैं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इस तरीके की पोजीशन को पाने के लिए काफी हक है? थियो ये सुनकर उनसे कुछ भी नहीं कहता। थियो उसकी बातें सुनने के बाद नजरों से नजरें मिलाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि इतने हल्के में आंसर देना बंद करो। मैंने यहाँ पर हजारों से भी ज्यादा हजारों सोल्स को खत्म किया है, जिसके बाद मैं यहाँ पर खड़ा हो पाया हूँ और तुम भी केवल तभी ये आंसर दे पाओगे जब तुम उनके सेंटिमेंट को यहाँ पर महसूस कर पाओगे। थियो को उसके फादर ने जिन लोगों को मारा था उन लोगों की आवाज सुनाई देना चालू हो जाती है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें एक श्राप देता हूँ। अगर तुम्हारे इस तरीके की ऑडेसिटी करने की हिम्मत भी कैसे हुई, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और ऐसे और भी कई सारी चीजें। पर इन सबको सुनने के बाद भी थियो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो कहता है कि मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। उसके फादर कहते हैं, पर आखिर ऐसा क्यों है? और वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास्ट को बदलने के लिए। और वो कहता है कि मुझे क्लैन हेड बनना होगा जिससे मैं इस बेकार सी थ्रोन की लड़ाई को खत्म कर सकूं और इसके लिए मुझे जितने भी चैलेंजेस होंगे और मिशन होंगे उस सभी को ओवरकम करना होगा। और वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, और मुझे पता है कि वो इस तरीके के आंसर को नहीं देख रहे हैं, पर वो अपनी तलवार को आगे की तरफ करते हुए कहता है कि मैं अपना आंसर अपनी तलवार के साथ देना चाहूंगा। उसके फादर के चेहरे पर एक काफी ज्यादा बड़ी सी क्रीपी सी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है, अब मैं तुम्हें मेरे लड़के के बजाय एक चैलेंजर की तरह ट्रीट करूंगा। तो चलो देखते हैं कि आखिर उसने तुम्हें क्या क्या सिखाया है। थियो ये सुनकर कंफ्यूज हो गया था और वो कहता है कि आखिर वो उसके बारे में क्यों कह रहे हैं। जैसा मुझे शक था मेरे फादर लॉर्ड ब्रुक के दिल को चुरा चुके हैं, शायद ये वही है। पर अचानक ही उसे महसूस होता है जैसे कि उसके 2 हिस्से हो चुके हैं। वो चीजों को समझने की कोशिश करता है कि उसे पता चलता है कि उसके यहाँ पर 2 हिस्से हो चुके हैं और वो 2 हिस्सों में कट चुका है। उसके फादर ने एक ही बार में उसको 2 टुकड़ों में मार दिया और उसे सच में एहसास होता है कि हाँ, उसका सर और उसका धड़ अलग अलग हो चुका है। वो कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या मैं मर रहा हूँ? और हमें दिखता है जैसे कि वो एक अलग ही जगह पर पहुँच रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होती हैं और उसे एहसास होता है हार्ट सोट के बारे में, जो कि उसके फादर अभी पजेस करे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वो चिड़िया उसके कान पर आकर चिल्लाना चालू कर देती है। केली कहता है कि तुम्हें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की चिंता हो रही है कि वो कहीं यहाँ मर न जाए, पर तुम उसकी चिंता मत करो। वो की करता है तो वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, केवल वो लोग जिनकी विल पावर काफी ज्यादा पावरफुल होती है वही मेरे हार्ट सोट को ब्रेक कर सकते हैं। और वो थियो को देखकर कहता है, ये सच में काफी ज्यादा क्रूल चैलेंज है, वो भी इस अवेकनिंग सेरेमनी के बीच में। पर अगर इसकी विल पावर इतनी ज्यादा कच्ची है तो सच में ये काफी ज्यादा अच्छा होगा कि ये अपनी आत्मा को छोड़कर यहीं पर मारा जाए। मुझे ऐसा रेजरेक्टर की जरूरत नहीं है जो कि क्लैन के लिए केवल नुकसान लाए। और हमें थियो के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर उसकी आत्मा पूरे में फैल रही थी। वो कहता है, क्या मैं मर रहा हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे से नेचुरल है क्योंकि मेरे फादर ने मुझे काट दिया है। मुझे पर इस चीज का कोई भी पछतावा नहीं है क्योंकि जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर दिया। मैंने कैमेलिया पैलेस को चुरा लिया और यहाँ तक मैंने एक्सियन को भी मार दिया और बाकी चीजें तो बस थोड़ी सी लक की बात थी। और ऐसा लगता है कि कई सारे हाथ उसकी आत्मा को धीरे धीरे करके तोड़ते जा रहे हैं। उसने भी पूरी तरह हार मान ली थी। और अगर मैं अपने पास्ट लाइफ से इसे कंपेयर करता हूँ तो ये जिंदगी सच में काफी ज्यादा अच्छी थी और धीरे धीरे कर उसकी जो आत्मा थी वो खत्म होती जा रही थी। वो कहता है कि बिल्कुल सही, अब समय हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, अब मेरे चैन से रहने का। और जहाँ पर जो उसकी आत्मा रहती है बस उसका केवल एक अंश ही रह जाता है। पर तभी जो फिनिक्स होता है वो उसे कहता है कि हे, अभी मुझे लगता है कि अब ये बहुत हो गया है, जल्दी से उठ जाओ। अगर तुम इस तरीके से मूडी बनना है तो इससे अच्छा तो तुम मुझे अपने आप को डबावर कर लेने दो। ये सुनने के बाद थियो कंफ्यूज हो रहा था और अचानक जो उसकी केवल छोटी सी सोल बची हुई थी उसके अंदर
स्पार्क आना चालू हो जाता है और हमें उसकी आंख दिखती है। वो धीरे करके फिर से निकलने लगा था। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, शुक्रिया। और अब जो उसकी आत्मा थी धीरे करके उस तलवार को पकड़ती है और वो यहाँ पर मरने के बजाय जिंदा रहना चूज करती है। और वो कहता है कि मैं इस तरीके से नहीं मर सकता। अब धीरे करके उसका शरीर पूरी से फिर से बनना चालू हो गया था और वो कहता है कि मैंने अपने आप से कसम खाई थी और मैं यहाँ पर इसे तोड़ सकता हूँ। और वो अपनी सोल फॉर्म के अंदर रहकर उस तलवार को तेजी से गोल घुमाता है और उसका एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक और उसके अंदर से काफी ज्यादा तेज लाइट निकलना चालू होती है, जो कि काफी ज्यादा बड़े धमाके की तरह फट जाती है और केली का जो यहाँ पर टेस्ट था वो खत्म हो जाता है। थियो फिर से होश में आ गया था और उसे महसूस होता है कि वो अभी भी पूरे सही सलामत खड़ा है और अपने फादर के सामने इस तरीके से खड़ा रहा था और उसके फादर अभी भी उसके सामने इसी तरीके से खड़े हुए थे। पर अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वो उससे कहते हैं कि तुमने यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर लिया। और ये सुनकर अब वो भी यहाँ पर मुस्कुरा रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वो दिन आ चुका था जहाँ पर नॉमिनेशन सेरेमनी शुरू होनी थी। हल्का वहाँ पर अपनी बहन के साथ खड़ा था। वो कहता है कि सच में यहाँ पर कई सारे लोग हैं, मुझे काफी ज्यादा एंग्शियस महसूस हो रहा है। वो कहती कि अगर तुम इतने बड़े हो ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, बस तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल्ड हो। सभी यूनिट के कमांडर्स, 9 ड्रैगन्स, फॉर्मर क्लैन हेड और करंट क्लैन हेड, कई सारे हीरोज हैं जो कि आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो वो कहती है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा छोटे तो बच्चे की तरह कर रहे हो। पर फिर वो उसको बेइज्जत करते हुए कहती है कि ठीक है अब शांत हो जाओ। कोई भी ऐसे इंसान के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेने वाला जो कि एलिमेंटल ब्रीथ तक को ऑब्टेन नहीं कर पाया। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर सब का मतलब क्या है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर फिर वो शांत होते हुए कहता है चलो क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर थर्ड स्टेज के अंदर क्लैन हेड से तुमने क्या रिसीव किया था। तो वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है। हल्के चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा स्टिंजी सिस्टर कैसे बन सकती हो। मेरा थियो सच में काफी ज्यादा कूल है पर उसने पहले ये सब बता दिया। ये सुनकर वो कहती है कि मेरा थियो, आखिर तुम यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जो हमारी जिंदगी होती है वो रंगनार की तलवार के लिए होती है। हम लोग रंगनार की जिंदगी के लिए अपनी जान को रिस्क में डालते हैं और अगर ऐसा ही है तो मैं एक ऐसे इंसान को चाहता हूँ जो कि काफी ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग हो। एक ऐसा इंसान जिसके पास पावर हो, कैरेक्टर हो और एम्बिशंस हो और वो इंसान थियो है। और अब इसीलिए मैं अपनी जिंदगी को उसके लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ और इसी वजह से ही तो वो मेरा हीरो है। एरिका ये सुनकर हैरान थी और वो कहती है कि थियो सच में इस चीज के लिए एग्री कर चुका है। तो वो ये सुनकर कहता है कि उसका एग्री करना जरूरी है। मैंने तो बस यही प्लान किया है कि मैं उसी सेम यूनिट को ज्वाइन करूंगा जिसको वो ज्वाइन करेगा। मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों है, पर क्लैन हेड ने कहा है कि वो थियो को अपने साथ उनके मेंशन के अंदर नहीं लेकर जाएंगे और इसका मतलब तो यही है कि मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। और ये सोचकर वो खिलखिलाने लगा था। पर अचानक ही वहाँ पर ड्रम बजना चालू होते हैं और वो आदमी कहता है कि सभी लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दो, जो नॉमिनेशन सेरेमनी है अब वो यहाँ पर चालू हो रही है। जिसके बाद वो वैलिडिटेरियन थियो को आगे बुलाता है और सभी लोग जैसे ही थियो सामने आता है तो सब लोग उसको चेयर करना चालू कर देते हैं और सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। थियो वहाँ पर सभी लोगों के बीच में खड़ा हुआ था और सभी लोग बस थियो थियो चिल्ला जा रहे थे। थियो को भी सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वहाँ दूर खड़ी हुई एवलिन ये देखकर कहती है कि सभी लोग तुम्हें काफी ज्यादा करीब से देख रहे हैं यंग मास्टर थियो, क्या आखिर तुम यहाँ पर क्या चुनते हो। मुझे ये सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता अगर ये व्हाइट आर्मी ड्रैगन कैलेमिटी को ज्वाइन करता, तो सच में ये मेरे काफी ज्यादा बड़ा सेल्फिश ड्रीम है। जिसके बाद वो आदमी यहाँ पर थियो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उससे कहता है कि अब सभी लोग तुम्हारी एबिलिटीज को देखकर तुम्हें एक्सपायर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आखिर तुम बताओ कि आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले एड वहाँ पर स्टेज पर आना चालू कर देता है। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। एड जैसे स्टेज पर आता है तो सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगे थे कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कि यहाँ पर ये एक्सियन का बदला लेने के लिए आया है, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ तक क्लैन हेड भी उसे देख रहे थे और बाकी सभी लोगों की नजर भी केवल एड के ऊपर ही लगी हुई थी। वो आदमी कहता है कि सेंट्रल डायरेक्टर, मुझे नहीं पता कि आखिर आपके इंटेंशंस क्या है, पर क्या आप आपकी सीट पर जाकर बैठेंगे। एड कहता है कि थियो, जो ये सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और थियो उसको देखकर कहता है कि स्काई ड्रैगन, वो अभी भी थियो की मौत की वजह से काफी ज्यादा बड़े झटके में होगा। पर इस सब के बाद भी वो यहाँ पर नॉमिनेशन सेरेमनी के अंदर जरा से भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और एड मुस्कुराते हुए थियो से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें डिप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन ऑफर करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद थियो काफी ज्यादा कंफ्यूज और शौक सा हो गया था। फिर बताया जाता है कि थियो का जो टाइटल है वेजिटेरियन, उसका एक स्पेशल मीनिंग है। रगनार के अंदर वो एक सबसे ज्यादा लोएस्ट पोजीशन है। फिर इस सब के बाद भी देखकर लगता है जैसे कि वो उड़ने के लिए पूरी तैयार है। लोग थियो के बारे में बात करते हैं कि मुझे पता है कि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पर उसने एक्सियन को मार दिया। दूसरा कहता है कि मैंने तो सुना था कि उसने अपने खुद के भी एक मास्टर को मार दिया था। वो कहता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि मुझे शक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने एक्सियन को भी मार दिया। और नरेटर आगे कहता है कि जो थियो की स्टोरी है वो नीचे से ऊपर तक उठते हुए आई है और वो कई सारे जितने भी अप्रेंटिस सोर्समैन है उन सभी के दिल में बस चुकी है। इसलिए ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि थियो का साथ देना चाहते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और जैसे लोगों की नजर बदलती है उनका एडमायरेशन भी बदल जाता है। और एक समय पर रगनार का
जो एक इनविजिबल हुआ करता था वो उस चीज से पूरी तरह से निकल चुका है। सिस्टम भी उसे बताता है कि उसने यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर ईदर कोर को ऑब्टेन किया है। थियो पैनल को देखकर कहता है कि हाँ, मैं तो ये भूल गया था कि मुझे एक क्वेस्ट भी मिला है। और ईदर कोर आखिर ये किस तरीके का आइटम होता है, और अगर देखा जाए कि ये क्वेस्ट सच में काफी ज्यादा लंबा था तो जरूर ये काफी ज्यादा अच्छी चीज होगी। और तभी फिर से हमें एड की आवाज आती है जो कि कहता है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। थियो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था और वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें डिप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन ऑफर करता हूँ। थियो उसको देखकर अपने स्किल ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करता है और वो एड के स्टेटस को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर थियो को अपने तरीके से इस्तेमाल कर एक खिलौना बनाना चाहता है, जिससे वो पैरामोडल ड्रैगन के जितने भी रेलिक्स की सीक्रेट है उन सभी के बारे में पता लगा सके। थियो कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था ये भी यहाँ पर रेलिक्स के पीछे पड़ा हुआ है, और इसका मतलब तो यही है कि इसको पहले से पता है कि एक मेरे पास भी है। पर सच में तुम्हारे लिए तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि चीज बिल्कुल भी वैसी नहीं जाने वाली जैसा कि तुम सोच रहे हो। और वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है कि एड, तुम मेरे हाथों से ही मारे जाओगे। जूलियस एड की बात सुनने के बाद जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या कर तुम्हारा मतलब क्या है कि सेंट्रल डायरेक्टर? वो कहता है कि मैं तो बस एक टैलेंटेड इंडिविजुअल को एक पोजीशन ऑफर कर रहा हूँ, जैसा कि हम लोग को नॉमिनेशन सेरेमनी के अंदर करना चाहिए। किस चीज के अंदर मैंने कुछ गलत किया है? तो वो कहता है कि हमारी होशियारी को बेवकूफ बनाना बंद करो। सभी लोग यहाँ पे चीज को साफ साफ देख सकते हैं कि तुम इस ऑफर का इस्तेमाल करते हुए अपने नेफ्यू का बदला लेना चाहते हो, और ऐसा के पीछे एक काफी ज्यादा बड़ा सा जाल है। पर वो मुस्कुराते हुए कहता है, एड कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, पर तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो। भले ही मैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल होने के नाते गुस्सा हो सकता हूँ, पर सेंट्रल डायरेक्टर होने के नाते मैं बस यही कोशिश करूंगा कि बेस्ट टैलेंट को मैं रिक्रूट करूँ। जूलियस को सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि सच में ये कितना ज्यादा बड़ा सांप है। क्या सच में ये यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स को उसके बाद भी फुलफिल कर सकता है जब उसका नेफ्यू यहाँ पर मारा जा चुका है? और नीचे खड़ा हुआ वो आदमी उन लोगों से कहता है कि ठीक है, रुक जाओ, मैं ये समझ रहा हूँ कि टैलेंटेड पर्सन के लिए आपकी जो डिजायर है वो काफी ज्यादा है, पर अभी तक हम लोगों ने फॉर्मली इसे चालू नहीं किया है, इसलिए अभी आपको यहाँ पर रुकना होगा। जिसके बाद वो थियो से कहता है, तो बताओ क्या तुमने तुम्हारा मन बना लिया है या फिर तुम अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो? वो कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो अभी तक मैंने इस चीज को डिसाइड नहीं किया है, और इसी वजह से मैं यहाँ पर सुनना चाहूंगा कि आखिर आपके ऑफर क्या है। और ये कहकर वो मुस्कुराकर उन लोगों की तरफ देख रहा था। वो अपने हाथ उठाकर ऑफर करती है कि वो यहाँ पर थियो को केवल अपने डिसाइबल ही नहीं बनाएगी, इसके अलावा वो जब उसको प्लम ब्लॉसम पैलेस का जूनियर लॉर्ड की भी पोजीशन ऑफर करती है। सभी लोग ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और वो कहते हैं कि उसने कहा, क्या जूनियर लॉर्ड? क्या प्लम ब्लॉसम लेडी का खुद का कोई बच्चा नहीं है? ये सच में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है कि वो यहाँ पर उसको अडॉप्ट करने की बात कर रही है। रेमिंग ये देख कर हैरान था और वो कहता है कि 9 ड्रैगन में से 2 लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। सच में यंग मास्टर थियो, तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। और हल्का और एरिका भी ये देखकर सरप्राइज थे और वो कहते हैं, ऐसे कई सारे कमांडर और डायरेक्टर हैं जो कि इस ऑफर को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। पर तब एक आवाज आती है कि मैं भी इस चीज के अंदर आना चाहता हूँ, और वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा बिजली का झटका होता है और थियो के सामने काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और पट्टियों से बंधा हुआ एक आदमी उन लोगों के सामने अपीयर हो जाता है। और ये ब्लैक ड्रैगन ब्लैक स्नो का हेड है और इसका नाम रॉबर्ट रंगनार है। सभी लोग उसको देखकर कहते हैं कि ये तो ब्लैक ड्रैगन है, क्या ये भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है? रॉबर्ट कहता है कि थियो, मैं अवेकनिंग सेरेमनी से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। थियो सोचता है कि ये यहाँ पर मेरे ऊपर नजर रखे हुए है, और वो कहता है कि केली ने बिल्कुल सच कहा, तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, इसलिए तुम्हें ब्लैक स्नो की तरफ आना चाहिए और मैं तुम्हें यहाँ पर नल स्नो की रैंक ऑफर करता हूँ। जिसके बाद हमें नल स्नो के बारे में बताया जाता है कि ब्लैक स्नो असल में एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि अपने एजेंट से सीक्रेटली एक्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं, और सब के अलावा जो नल स्नो है असल में वो उनकी हाईएस्ट रैंक है जो कि उन्हें अलाउ करता है कि वो अपने पब्लिक पर्सोना को यहाँ पर रख सकते हैं, और साथ ही उन्हें काफी ज्यादा फेम और ऑनर भी मिलता है। और जब मैं ब्लैक स्नो के अंदर था तो वहाँ पर केवल 8 ही लोग थे, और मैंने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करी थी जिससे मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ, पर उसके बाद भी वो एक ऐसा तारा था जहाँ तक पहुँचना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। पर अगर देखा जाए तो अभी मैं कितने ज्यादा आसानी से वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। जिसके बाद जीनत ड्रैगन यहाँ पर खांसते हैं और उससे कहते हैं कि थियो, तुमने 3rd स्टेज के अंदर मेरे ऊपर काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम जीनत अकेडमी के बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। सभी लोग सरप्राइज थे और कहते हैं क्या जीनत ड्रैगन भी? यहाँ पर 9 ड्रैगन में से 4 ने यहाँ पर ऑफर दिया है। एवलन कहती है कि मत भूलो, यहाँ पर अभी एक और बाकी है, हमारे कमांडर। जूलियस अभी भी चुपचाप से यहाँ पर बैठा हुआ था। वो कहता है कि व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैलेमिटी, हम लोग थियो तुम्हें यहाँ पे कोई भी स्पेशल ऑफर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये सुनकर एक लड़का शॉक हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर ऐसे समय पर भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चूज कर रहे हैं। तो एवलन कहती है कि जैसा कि हमारे कमांडर से एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो यकीन करते हैं कि जो ऑनर है वो केवल अपने आप को प्रूव करने के बाद ही आता है। और जूलियस आगे कहता है कि मैं सच में तुम्हें यहाँ पर रिक्रूट करना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरीके के स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि दूसरे रिक्रूट्स के लिए काफी ज्यादा अनफेयर होगा। पर मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा और तुम्हारे डेवलपमेंट में तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा। थियो सभी के ऑफर सुनने के बाद उन लोगों से कहता है कि ठीक है, मैं समझ
गया और मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है। पर वो आगे कुछ बोल पाता और सही पहले हिल्डा की उसकी कान में आवाज आती है कि तुम एक रेजरेक्टर हो। मैंने सही कहा ना? ये सुनने के बाद थियो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। उसे काफी ज्यादा बड़ा झटका सा महसूस होता है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए हिल्डा की तरफ ही देख रहा था। उसे अजीब तरीके से महसूस हो रहा था कि आखिर कौन है और वो एक अलग तरीके की एनर्जी साफ साफ वहाँ पर महसूस कर पा रहा था जो कि हिल्डा के अंदर से ही निकल रही थी। और वो कहता है कि ये तो द फॉर्मर क्लैन हेड हिल्डा है, इसलिए वो अपने रात को छुपाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर आप यहाँ क्या कह रही है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने अपनी पास्ट लाइफ में किस तरीके की जिंदगी बिताई है, पर तुम्हारे ये एक्शंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव। थियो उसकी बात सुनकर कहता है कि सर्कल आखिर आप यहाँ क्या बात कर रही हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से रेजरेक्ट होने के कई सारे नंबर्स होते हैं। वो आदमी उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। वो कहता है कि नहीं रुक जाओ, मुझे सोचने के लिए बस थोड़ा सा समय दो। तो वो आदमी कहता है कि बिल्कुल, सच में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन है तो तुम अपना समय ले सकते हो। हिल्डा उससे कहती है कि तुम्हें ये सब छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि असल में मैं भी एक रेजरेक्टर हूँ, पर जो सर्कल्स मुझे यहाँ पर परमिट हुए थे वो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। ये सुनकर थियो शॉक था और वो कहता है उन्होंने अभी अभी ये फिर से कहा। उनके शब्दों में बार बार रेजरेक्ट होने के बारे में बोला जा रहा है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और भी कई सारे रेजरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं और आखिर वो और कितने हैं, और मैं यहाँ पर फॉर्मल क्लैन हेड के साथ डील कर रहा हूँ और शायद ये काफी ज्यादा तेज होगा अगर मैं डायरेक्टली उनसे जाकर इसके बारे में बात करता हूँ। इसलिए वो उससे कहता है कि सर्कल्स का क्या मतलब है, क्या वो एक बार से और भी कई बार रेजरेक्ट हो सकता है? वो कहती है कि क्या तुम इसके बारे में नहीं पता? इसका मतलब केली ने अभी तक तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे इस चीज में कोई भी शक नहीं है, केली को वैसे भी रेजरेक्टर से काफी ज्यादा नफरत है। मैं तो यही सोचकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आखिर उसने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया। ये सुनने के बाद थियो और भी ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहता है कि शायद यही वजह थी जिस वजह से उन्हें ज्यादा ब्रूटल चैलेंज मुझे दिया था। हेडला कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कई सारे सवाल है, पर बुरी बात तो ये है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुम्हें इस दुनिया की और हमारे कल्ट की सीक्रेट के बारे में जानना है तो आकर मुझे ढूंढो। तो चलो अब हम लोग इस कन्वर्सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। जिसके बाद वो अपनी बात यहाँ पर खत्म करते हैं और थियो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और वो कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि अवेकनिंग सेरेमनी की थर्ड स्टेज के बीच में फादर ने मुझे किसी भी तरीके का आंसर नहीं दिया था, केवल वो अपनी हार्ट सोट के साथ मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। तो अच्छा, मेरे फादर को रेजरेक्टर से काफी ज्यादा नफरत है और लॉर्ड ब्लॉक की जो एनर्जी थी जो कि मैंने उनके अंदर से सेंस करी थी, तो क्या सच में फादर ने लॉर्ड ब्लॉक के हार्ट को चुरा कर रखा हुआ है? और ये सब केवल इसी वजह से क्योंकि जो लॉर्ड ब्लॉक है वो एक एंशिएंट ड्रैगन है जो कि रेजरेक्टर्स का स्वागत करता है। और वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि एक इंसान जो कि एंशिएंट ड्रैगन को हरा दे, ये सुनना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा लगता है, पर ये शायद मेरे फादर के लिए पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि उन्हें एक डेमी गॉड भी कहा जाता है। और ये सोचकर वो केले की तरफ देख रहा था, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे क्लैन के और इस दुनिया के सीक्रेट के बारे में पता लगाना है जो कि रेजरेक्टर से जुड़े हुए हैं। और अब वो आदमी थियो से कहता है चलो अब समय हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ पर डिसीजन लेना होगा कि आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो। और वो सोचता है कि मुझे हिल्डा के पास जाना होगा और वो कहता है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। और वो कहता है कि मैं उसके पास जाऊंगा, पर अभी हमें ये नहीं बताते कि आखिर उसने किसको चुना है और वो किसके पास गया है। जिसके बाद सीन रीमिंग के ऊपर जाता है जो कि जेनिथ एकेडमी को यहाँ पर सेलेक्ट करता है। जेनिथ ड्रैगन ये देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि रीमिंग ने उनको यहाँ पर चूज किया था। और थियो कहता है कि ये डिसीजन उसने इसलिए लिया है क्योंकि वो दोनों ही वाटर करंट ब्रीदिंग को इस्तेमाल करते हैं। और मेरी पास लाइफ के अंदर रीमिंग फिर से नार्कोई क्लैन के अंदर आया था और ज्यादा ताकतवर होने के लिए, जहाँ पर अचानक उसने रगनार क्लैन के साथ रेबेल करना चालू कर दिया था। पर इस बार ये रगनार को छोड़कर नहीं जा रहा और ये पूरी तरह से पक्का है कि ये चेंज भी मेरी वजह से ही हुआ है। जिसके बाद रीमिंग और थियो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि ये अभी के लिए हम लोगों का फेयरवेल है। और थियो आगे कहता है कि चलो हम लोग हमारी जगह पर काफी ज्यादा बेस्ट देते हैं और फिर काफी ज्यादा ताकतवर होने के बाद हम लोग एक दूसरे से फिर मिलेंगे। वो कहता है कि बिल्कुल यंग मास्टर थियो, मैं हमारे रियूनियन का जरूर वेट करूंगा। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को वार्म लुक देते हैं। जिसके बाद सीन रेगियो पर आ जाता है और थियो कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि रे डेफोडिल पैलेस के अंदर ही जाएगी जहाँ पर उसकी माँ आइस ड्रैगन रहती है। यहाँ पर ऐसी कोई और जगह नहीं है जो कि उसे उस जगह से ज्यादा अच्छी सूट करती हो। और सिविल और बाकी सभी लोग थे वो सभी भी अभी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ही ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि जो उनके ग्रेड थे वो काफी ज्यादा इनसफिशिएंट थे। ये तो सच में काफी ज्यादा शर्म की बात थी कि मुझे यहाँ पर मेरे कॉमरेड से अब अलग अलग होना पड़ रहा था, पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि सभी लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। पर तभी हल्कत की उसके कान में आवाज पड़ती है जो कि उसे कहता है कि हे थियो, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि हम दोनों ही सेम यूनिट को पिक करेंगे। और वो यहाँ पर थोड़ा सा हिचकिचा रहा था और वो हंसते हुए उसके पास आता है और साथ ही एरिका भी वहीं पर थी जो कि इसको देखकर कहती है कि तुम्हें काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो। और थियो आगे कहता है और हाँ इसके अलावा मैंने कुछ और नए दोस्त बनाए हैं। थियो हल्कस और एरिका से मिलकर कहता है कि तुम लोगों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने सेकंड स्टेज के अंदर मेरी जान बचाने में मेरी मदद करी थी। तो एरिका भी थोड़ी शर्माते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम ये ना भूलो
थियो कि तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है। और वो सोचती है कि सच में स्ट्रॉन्ग इंसान काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और हल्का चिल्लाते हुए कहता है कि डैम इट थियो, मुझे तुम काफी पसंद हो। सच में स्ट्रॉन्ग लोग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और जिस तरीके से वो दोनों हंस रहे थे, थियो बेचारा सामने खड़ा होकर कंफ्यूज था कि आखिर इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है। जिसके बाद उन लोगों को बताया जाता है कि सभी लोग ध्यान दो, कमांडर यहाँ पर आ रहे हैं। और थियो खड़ा होकर कहता है कि अभी भी जो मेरा गोल है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है, और वो सबसे ज्यादा ऑनरेबल यूनिट जो कि इस रंगरार के अंदर है, एक सबसे ज्यादा अच्छी जगह जहाँ पर मैं अपने प्लान को क्लैन हेड बनने के लिए पूरी तरह शुरू कर सकता हूँ, द व्हाइट आर्मर्स ड्रैगन आर्मी। और जूलियस आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम लोगों को बधाई हो कि तुम लोगों ने व्हाइट आर्मी ड्रैगन कैलेमिटी को यहाँ पर ज्वाइन किया है। और थियो सामने की तरफ खड़ा होकर सोच रहा था कि मैं बाद में जाकर हिल्डा से जरूर मिलूंगा। और जूलियस मुस्कुराते हुए कहता है तो चलो अब यहाँ पर हमारे फ्रेश रिक्रूटमेंट्स के डिक्लेरेशन को सुनते हैं। हल्का चिल्लाते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा कमाल का ड्रैगून बनना चाहता हूँ। तो दूसरा चिल्लाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम को काफी ज्यादा दूर तक जाना जाए। एरिका भी चिल्लाकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अपनी जनरेशन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूं। तो एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि कमांडर आप मेरी इज्जत करें। ये सुनकर सभी लोग काफी शौक होकर उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर वो मुस्कुरा रहे थे। जिसके बाद सभी लोगों की नजर केवल थियो के ऊपर थी। क्या कर अब वो यहाँ पर क्या बोलने वाला है। और अपने डिक्लेरेशन बोलते हुए अपने मन में सोचता है कि ग्रेट वॉर की तैयारी करने के लिए जो कि केवल 5 सालों के अंदर होने वाली है, मैं अपने आप को इन 5 सालों में व्हाइट ड्रैगन आर्मर का कमांडर देखना चाहता हूँ। सब लोग ये देख कर शौक थे और वो कहते हैं कि सच में इसके अंदर काफी ज्यादा गट्स है कि ये इस तरीके से कमांडर के चेहरे पर ये बात कह रहा है। जूलियस भी ये सुनकर हंसते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा सपना सच में काफी ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब तो सच है कि तुम एक काफी ज्यादा अच्छी जगह पर आए हो। अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हारा रीजन क्या है, पर उसकी वजह से तुमने हमारी कैवेलरी को ज्वाइन किया है। इसलिए बस केवल तुम्हें एक ही चीज याद रखने की जरूरत है कि तुम यहाँ पर जितना भी खून और पसीना बहाते हो, इस चीज की कोशिश करना कि वो रंगनार की हिस्ट्री के अंदर लिखाए जाए, क्योंकि आज की कड़ी मेहनत कल की प्राइड बनती है। हमारी शील्ड कभी भी नहीं टूटती, हमारी तलवार कोई आवाज नहीं करती, और तुम्हारे साथी हमेशा पीछे से तुम्हारा साथ देते हैं और तुम भी हमेशा उनका साथ दोगे। और आखिर में बस एक रोड के बनने का इंतजार करो जो कि तुम्हारे खून और पसीने से बना होगा, और यही सच्ची ग्लोरी है। और ये कहकर वो आसमान में एक ड्रैगन को देखता है और उन लोगों को फिर से बधाई देते हुए कहता है कि तुम लोग व्हाइट ड्रैगन फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हो। और जैसे ही वो अपनी बात पूरी करता है, उसका वो बड़ा सा ड्रैगन आसमान से सीधे आकर जमीन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल क्रश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। और ये काफी ज्यादा ग्रैंड एंट्री थी जो कि काफी ज्यादा एपिक थी। वो लोग कहते हैं कि ये तो एक फ्लाइंग ड्रैगन है, कि ये कमांडर का पार्टनर है, और वो बताता है कि ये मेरा पार्टनर है और उसका नाम गुला है, और ये फ्लाइंग ड्रैगन है जो कि हमारे ड्रैगन का सिंबल है। जिसके बाद वहाँ पर और भी कई सारे फ्लाइंग ड्रैगन होते हैं जो कि एक एक कर उतरना चालू हो गए थे। और कुछ ही समय के बाद देखते देखते वहाँ पर और भी कई सारे ड्रैगन होते हैं जो कि उनके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। और वो कहता है कि चलो अब अपने सीनियर ड्रैगन के साथ यहाँ पे एक सेट बना लो। ये सुनकर वो सभी थोड़े से शौक से हो जाते हैं और वो अपने ड्रैगन के ऊपर बैठते हुए कहता है और हम लोग हमारे एडमिट टेस्ट को शुरू करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम लोगों को अपने पार्टनर को ऑब्टेन करना होगा, इसलिए सभी लोग नेस्ट के अंदर असेंबल होंगे। और ये कहकर वो उड़कर सभी लोगों को पीछे छोड़ जाता है। सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे और थियो देखकर कहता है तो अच्छा ये ड्रैगन है, पर क्या मुझे खुद से ही एक फ्लाइंग ड्रैगन को अपना बनाना होगा। पर तभी उसे एवेलिन की आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि यंग मास्टर चलो चलते हैं। उसको वहाँ पर देखकर थियो के चेहरे पर एक चमक आ गई थी और वो उसको देखकर शॉक हो गया था। और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर व्हाइट आर्मर ड्रैगन के एवेलिन के अंदर देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है, पर आखिर तुम क्या कर रही हो, क्या तुम फिर से अपनी ड्यूटी के अंदर वापस आ गई हो। तो वो मुस्कुराकर कहती कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। और जैसे ही थियो ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपने पास एक प्रोस्थेटिक आर्म लगाया हुआ था जिसकी वजह से अब उसके दोनों हाथ यहाँ पर पूरे हो गए थे। और वो बड़े ही प्यार से थियो की तरफ देख रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सिसिलिया और उसकी माँ को दिखाते हैं जो कि उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। एवेलिन उन दोनों को अचानक ही वहाँ पर देखकर थोड़ी सी शौक सी हो गई थी और उनसे कहती कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, कि ये यंग मास्टर थियो के लिए है, सारी चीजें ठीक है ना। वो एक ऐसा लड़का है जिसकी एबिलिटीज मेरे बिना फोर्ज करे हुए भी काफी ज्यादा शार्प है। सिसिलिया कहती है कि भले ये चीज पूरे से सच हो पर इस सब के बाद भी, और जब भी किसी इंसान को काफी ज्यादा शेयर किया जाता है और समझ लिया जाता है तो ये चीज उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देती है, खासकर एक ऐसे इंसान को जो कि काफी ज्यादा डिपेंडेबल हो। और मैंने सुना है कि तुम मेरे थियो के साथ सच में काफी ज्यादा अच्छा इंसान बनकर काम करती हो। ये सुनकर वो भी थोड़ी सी सरप्राइज हो रही थी, जिसके बाद वो हिचकिचाते हुए कहती है नहीं मैं तो वैसे एक हाथ वाली स्पोर्ट्समैन हूँ जो कि रिटायर हो चुकी है। सिसिलिया कहती है कि इस तरीके से बात मत करो जैसे कि तुम कुछ भी नहीं हो। अंधेरे के अंदर चमकने वाली रोशनी को कभी भी इस चीज के बारे में नहीं पता होता कि आखिर असल में वो कितनी ज्यादा तेज है। और एवेलिन तुम वही रोशनी हो। अब चलो मुझे तुम्हारी मदद करने दो जिससे तुम इस दुनिया के अंदर फिर से अपनी रोशनी को फैला सको। ये सुनकर वो हैरान हो रही थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर उसके पास वही प्रोस्थेटिक आर्म था और वो थियो से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। मैंने सुना है कि ये फेवर तुमने केवल बस मेरे लिए किया है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं रीजन को फिर से पकड़ सकती हूँ। इसी वजह से मैं फिर से व्हाइट आर्मी ड्रैगन कैवली के अंदर आ गई हूँ। थियो कहता है कि भले कुछ भी हो, पर ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं खुद ही चीज से निपटना चाहता था, पर मेरी माँ ने जानबूझकर मुझे इस चीज के क्रेडिट दिए हैं और वो हमेशा से सच में इसी तरीके की है और वो इसी वजह से अपने मन में अपनी माँ के लिए शुक्रिया करता है। जिसके बाद एवलिन उससे कहती है कि मैं एवलिन यहाँ पर कसम खाती हूँ कि मैं आपकी लॉयल स्वॉर्ड बनकर रहूंगी यंग मास्टर थियो। और ये सुनकर थियो को भी सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो सभी तेजी से नेस्ट की तरफ ही बढ़ रहे थे। अब हमें नेस्ट ऑफ द व्हाइट ड्रैगन्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कई सारे ड्रैगन आसमान में घूम रहे थे। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर आते हैं तो एवलिन बताती है कि ये नेस्ट ऑफ द व्हाइट ड्रैगन्स है, फ्लाइंग वाइब्रेंस का घर। और अभी हमारे कैवलियर यहाँ पर एक मिशन कर रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एक टेस्ट होल्ड किया है। अगर कोई भी यहाँ पर अपने पार्टनर को नहीं ढूंढ पाता तो वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। और थियो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई भी अपने पार्टनर को ढूंढने में फेल हो जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। मैंने सही कहा ना? वो कहते हैं कि हाँ, पर ऐसा काफी ज्यादा रेयरली होता है। तो थियो हल्कत और एरिका के बारे में सोचता है कि वो दोनों मिलकर तो ये चीज जरूर यहाँ पर कर ही लेंगे, पर देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये चीज उन लोगों को सूट करती है, पर वो लोग जल्दी इस चीज के बारे में पता लगा लेंगे। एवलिन कहती है कि जरा आसपास देखिए, ज्यादातर जिनके सिक्स सेंस एक दूसरे से मिल जाते हैं वही वेवरन दूसरों का पार्टनर बनता है। जिसके बाद हमें काफी ज्यादा बड़े रेड ड्रैगन का सीन दिखाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। थियो उसको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि एक मॉन्स्टर ड्रैगन था। जिसके बाद वो एक फ्लाइंग ड्रैगन दिखाती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा लंबा और काफी ज्यादा भयानक सा लग रहा था, जो कि एक पॉइजनस ड्रैगन था। जिसके बाद वो एक ब्लेड ड्रैगन दिखाती है, जिसके हाथों से यहाँ पर ब्लेड निकली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गड्ढे खोद रहा हो। जिसके बाद वो उसे उड़ने वाले रेड ड्रैगन के पास लेकर जाती है, जो कि अपने बड़े बड़े पंखों के साथ वहाँ पर आसमान में उड़ते हुए अपने मुंह से आग